दैट इज गोइटर। तो गोइटर एक ना जनरल सी टर्म है। गोइटर हम सिंपली कह देते हैं कि आपका अगर जो थायराइड है वो इनलार्ज हो जाए तो इसको हम गोइटर कह देते होते हैं। अब आपका जो थायराइड है अगर हाइपरथायरॉयडिज्म होगी, मींस के थायराइड बहुत ज्यादा काम करना स्टार्ट हो जाए, फिर भी आपका जो थायराइड ग्लैंड है वो इनलार्ज हो जाता है, जिसको हम गोइटर कहते हैं। ठीक है, अगर हाइपोथायरॉयडिज्म हो तो उस केस के अंदर भी आपका जो थायराइड ग्लैंड है वो इनलार्ज हो सकता है, तो इसको भी हम गोइटर कहते होते हैं। इट मींस के एक इनलार्ज थायराइड ग्लैंड को देख के आप लोग ये नहीं बता सकते कि इधर उस वो वाला जो बंदा है, फॉर एग्जांपल आप देख सकते हैं कि ये जो उसका थायराइड है वो बहुत ज्यादा इनलार्ज हुआ पड़ा है। ठीक है, तो आप लोग एक इनलार्ज थायराइड को देख के नहीं बता सकते। वो आप लोगों को क्या कहेगा कि उस बंदे की जो नेक है उसकी जो एंटीरियर वाली साइड है वहां पे आप लोगों को एक मैस फील हो रहा है, तो थायराइड इनलार्जमेंट के लिए वो यही टर्म जो है वो यूज कर रहा होता है। खैर, तो आपको ये पता चल गया कि हाइपर या हाइपोथायरॉयडिज्म की वजह से या यूथायरॉयड स्टेट के अंदर भी आपका ये वाला जो थायराइड ग्लैंड है वो इनलार्ज हो सकता होता है। इट मींस कि जस्ट आप लोग उसको देख के नहीं बता सकते कि यार इस बंदे को हाइपरथायरॉयडिज्म है या हाइपोथायरॉयडिज्म है। उसके लिए मजीद आगे आप लोगों को डिटेल्स के अंदर जाना पड़ता है, आप लोगों को टेस्ट करवाने पड़ते हैं, आप लोगों को उस बंदे के जो क्लिनिकल फीचर्स हैं वो देखने पड़ते हैं। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम काजेस ऑफ गोइटर को पढ़ेंगे कि क्यों आपका जो थायराइड है वो इनलार्ज हो रहा होता है। ठीक है, तो इसमें आप लोगों की डिफरेंट सारी काजेस आ जाती हैं जिनको हम वन बाय वन पढ़ते हैं। सबसे पहले हमारे पास आ जाता है सिंपल गोइटर, मींस के सिंपली आपका जो थायराइड है वो इनलार्ज हो रहा है, वो यू थायराइड है। तो कल ही हमने पढ़ा था व्हाट डज इट मीन बाय यू थायराइड। इट मींस के वो वाला जो बंदा है उसके ब्लड के अंदर T3 का लेवल भी नॉर्मल है, उस बंदे के ब्लड के अंदर T4 का भी लेवल नॉर्मल है, उस बंदे के ब्लड के अंदर जो TSH है उसका भी लेवल जो है वो नॉर्मल है। ठीक है, तो इसको हम, लेकिन उसका जो थायराइड है वो इनलार्ज हुआ पड़ा है, तो ये वाली जो स्टेट होती है इसको हम सिंपली क्या कह देते होते हैं, इसको हम सिंपली जो है वो सिंपल गोइटर कह देते हैं, या इसको हम यू थायराइड स्टेट जो है वो कह रहे होते हैं। अब बात आ जाती है कि ये वाला जो थायराइड, हमें ये तो पता चल गया कि उस बंदे का जो थायराइड है वो इनलार्ज हो रहा है, लेकिन हमें थोड़ा सा ये भी पता होना चाहिए कि उस बंदे का ये वाला जो थायराइड है वो क्यों इनलार्ज हो रहा होता है। अब देखिए, आप लोगों की बॉडी के अंदर जो है वो कभी कभी आप लोगों का ये वाला जो TSH है इसका लेवल इंक्रीज हो जाता होता है। मींस कि जब भी आप लोगों को ज्यादा T3 और T4 बनाने की जरूरत पड़ती है, फॉर एग्जाम्पल इधर मैं ड्रा कर देता हूँ, ये इमेजिन करें कि आप लोगों का थायराइड ग्लैंड है, तो आप लोगों को पता है कि आपका जो थायराइड ग्लैंड है वो ब्लड के अंदर किस चीज को सेक्रेट कर रहा होता है, T3 और T4 को सेक्रेट कर रहा होता है जब भी बॉडी को जरूरत होती है। ठीक है, तो ये वाला जो थायराइड ग्लैंड है इसको आके मैसेज कौन दे रहा होता है, आप लोगों का जो थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन है वो आके इसको मैसेज दे रहा है कि जनाब तुम T3 और T4 को बनाओ। अब जब आप लोगों की बॉडी को ज्यादा T3 और T4 की जरूरत होगी तो आपका TSI ज्यादा बनेगा, जब TSI ज्यादा बनेगा वो आके ज्यादा से ज्यादा मैसेज आप लोगों के ये इस थायराइड ग्लैंड को देखता है कि तुम ज्यादा से ज्यादा T3 और T4 बनाओ। तो उस वक्त जब आप लोगों की इंक्रीज डिमांड होती है T3 और T4 की, तो उस वक्त हमारा ये वाला जो थायराइड ग्लैंड है इसकी हाइपरट्रोफी एंड हाइपरप्लेजिया हो जाता है। मींस के ये आपका ये वाला जो थायराइड ग्लैंड है ये बड़ा हो जाता है। इट मींस के कोई फैक्ट्री है उसने कोई चीज प्रोड्यूस करनी है, तो अगर आगे जो चीज ये जो प्रोडक्ट ये बना रही है अगर उसकी डिमांड बढ़ गई है तो फैक्ट्री को बड़ा करना पड़ेगा ना, ताकि क्या हो कि ज्यादा से ज्यादा जो है वो फॉर एग्जांपल आप लोगों की आगे वाली जो प्रोडक्ट है वो बन सके। ये इस तरह करके नॉर्मल हालात के अंदर हो रहा होता है। लेकिन अब क्या है कि फॉर एग्जांपल अब आप लोगों की जो फैक्ट्री है उसने डिमांड पूरी कर दी, इट मींस कि अब आप लोगों के ब्लड के अंदर T3 और T4 का जो लेवल है वो नॉर्मल हो गया। तो आपको पता है जब इनका लेवल जो है वो नॉर्मल हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा, तो आप लोगों के TSH का लेवल कम हो जाएगा, TSH का लेवल कम हो जाएगा, तो अब आप लोगों के मजीद थायराइड की तरफ जो है वो मैसेज नहीं जाएगा, और देन आप लोगों का इवेंचुअली ये वाला जो थायराइड है अपनी रियल स्टेट के अंदर आ जाता होता है। मींस के ये इस तरह बिल्कुल ये वाला जो नॉर्मल सा था, छोटा सा था, उसी स्टेट के अंदर आ जाता होता है। ठीक है, इट मींस सिंपल आपका क्या कंसेप्ट बन चुका है, जब भी बॉडी के अंदर डिमांड बढ़ रही है तो ये बड़ा हो रहा है, जब भी डिमांड कम और ये ज्यादा आगे हार्मोन्स प्रोड्यूस कर रहा है, जब हार्मोन्स प्रॉपर्ली बन जाते हैं तो देन ये नॉर्मल अपनी उसी हालत के अंदर जो है वो आ जाता होता है। अब ये वाला जो काम है वो बार बार होता है, जब बार बार होता है तो इसके अंदर एक प्रॉब्लम ये अराइज कर सकती है कि आप लोगों के जो कुछ फॉलिकल्स हैं वो थोड़े से ज्यादा बड़े हो जाते हैं। आप लोगों को बताया कि थायराइड के अंदर क्या होते हैं, फॉलिकल्स होते हैं, कल हमने इन डिटेल पढ़ा था। तो कुछ फॉलिकल्स जो है वो ज्यादा इनलार्ज हो जाते होते हैं, तो देन जब आप लोगों की डिमांड पूरी भी हो जाती है तो वो छोटे नहीं होते। पहले क्या हो रहा था, नॉर्मली वो छोटे हो रहे थे, लेकिन क्या हुआ कि कुछ केसेस के अंदर जब आप लोगों का बार बार ये काम हो रहा है तो आप लोगों के जो कुछ फॉलिकल्स हैं वो इनलार्ज ही रहते हैं, वो वापस आप लोगों की जो नॉर्मल वाली स्टेट है, जो नॉर्मल इनका छोटे वाला साइज होता है उसके अंदर नहीं आते। ठीक है, तो अब देखें ये वाली जो कंडीशन है इसके अंदर आप लोगों का अब T3 भी नॉर्मल होगा, T4 भी नॉर्मल होगा, TSH भी नॉर्मल होगा, लेकिन ये वाले जो कुछ फॉलिकल्स इनलार्ज रह गए हैं ये इनलार्ज ही होंगे। तो आप लोगों को स्टेट कौन सी मिल रही है, यूथाइरोइड स्टेट मिल रही है। मींस के T3 T4 TSH सब का लेवल जो है वो नॉर्मल है, लेकिन क्या हुआ है कि कुछ जो नोड्यूल्स हैं वो बड़े ही हैं। तो ठीक है, तो आप लोगों को क्या मिल गया,
मल्टी नोड्यूलर गोइटर जो है वो मिल जाता होता है। तो आप देख सकते हैं कि आप लोगों को मल्टीपल नोड्यूल जो हैं वो मिल रहे हैं। इट मींस कि आप लोगों के जो कुछ नोड्यूल्स हैं वो बड़े ही रह गए हैं, ठीक है। तो ये आप लोगों को चीज जो है वो मिल रही होती है। तो इस कंडीशन को हम क्या कह रहे हैं, इसको हम सिंपली जो है वो सिंपल गोइटर जो है वो कह रहे होते हैं। अब अगर हम इसकी काजिज की बात करें सिंपल गोइटर की, तो एक तो ये हो सकता है आयोडीन डेफिशिएंसी। अब आयोडीन डेफिशिएंसी की वजह से बेसिकली आप लोगों का एंडेमिक गोइटर हो रहा होता है। अब देखिए आयोडीन किसके अंदर होता है, मेनली आप लोगों के ये वाले जो नमक वगैरह आते हैं, साल्ट्स होते हैं, उसके अंदर क्या होता है, आयोडीन होता है। अब एक कोई इलाका है, खास तौर पे जो पहाड़ी इलाके होते हैं, वहां पे जो नमक होता है उसके अंदर आयोडीन की डेफिशिएंसी होती है, आयोडीन की कमी होती है। तो इट मींस कि अब वो वाला जो पूरा इलाका है, वहां पूरे इलाके के अंदर आयोडीन की कमी होगी। जब आप लोगों को पता है आयोडीन नहीं होता, तो आपका जो थायराइड ग्लैंड है वो T3 और T4 को नहीं बना सकेगा। बिकॉज कल हमने बड़े अच्छे तरीके से पढ़ा था कि आप लोगों के जो थायराइड हार्मोन्स हैं उनको बनाने के लिए हमें जो आयोडीन है वो बड़ा लाजमी चाहिए था। लेकिन अब बंदे के ब्लड के अंदर आयोडीन आएगा ही नहीं, बॉडी के अंदर आयोडीन आएगा ही नहीं, तो उससे कैसे हम T3 और T4 को बनाएंगे। तो आपको पता है इट मींस कि वो वाला जो एरिया है वहां पे उन बंदों के ब्लड के अंदर T3 और T4 का लेवल जो है वो कम हो जाएगा, ठीक है। तो जब लेवल आप लोगों को पता है T3 और T4 का लेवल कम होता है, तो आप लोगों का ऊपर से जो एंटीरियर पिट्यूटरी है वो बार बार मैसेज भेजता है TSH के थ्रू कि तुम लोग क्या करो, तुम जो थायराइड ग्लैंड है तुम क्या करो कि तुम थोड़े से ज्यादा T3 और T4 बनाओ, ठीक है। तो इस कोशिश के अंदर आपका ये वाला जो थायराइड है ये लग जाता है। तो जब ये कोशिश ये अपना काम करना चाह रहा होता है, तो उस वक्त इसका साइज जो है वो इंक्रीज हो जाता होता है, ठीक है। लेकिन क्या है कि देन जब इसका काफी साइज इंक्रीज हो जाता है, तो ये थोड़ी बहुत अपनी जो प्रोडक्शन है वो भी बढ़ जाती होती है इसकी। तो काइंड ऑफ ये नॉर्मल हालात की तरफ ले जाता होता है। मींस के T3 और T4 की जो नॉर्मल लेवल है वो ब्लड के अंदर ये अचीव कर लेता होता है। लेकिन इसने ब्लड के अंदर T3 और T4 का लेवल नॉर्मल अचीव तो कर लिया, लेकिन इसका जो साइज है वो काफी बड़ा हो जाता होता है। साइज बड़ा हो गया है तो इसको हम गोइटर कह रहे हैं, ठीक है। लेकिन T3 T4 और TSH का लेवल नॉर्मल है, ठीक है। तो इट मींस इसको हम सिंपली क्या कह रहे हैं, सिंपल गोइटर कह रहे हैं। ये सारी प्रॉब्लम किसकी वजह से आई, आयोडीन की वजह से आई, ठीक है। तो और पूरा जो इलाका है वो इफेक्ट हो रहा है, तो इसको हमने सिंपली क्या कह दिया, इंडेमिक गोइटर। व्हाट डज इट मीन बाय इंडेमिक गोइटर, वो गोइटर जो कि एक प्रॉपर पूरे इलाके के अंदर हो रहा हो। तो आपको पता है पूरे इलाके के अंदर नमक यूज होगा, पूरे इलाके के अंदर आयोडीन की डेफिशिएंसी होगी, और देन ये वाला सारा प्रोसेस होगा, ठीक है। और उन सारे लोगों की जो नेक के आगे आप लोगों को ये वाला जो मैस है वो फील हो रहा है। तो दिस इज लिटिल बिट इंपॉर्टेंट, आयोडीन डेफिशिएंसी की वजह से जो आप लोगों का इंडेमिक गोइटर जो है वो हो रहा होता है। देन इसके अंदर जो दूसरी चीज आ जाती है, दैट इज गोइट्रोजन। What does it mean by गोइट्रोजेंस? अब गोइट्रोजेंस क्या हैं, कि आप लोगों के वो सब्सटेंसेस होते हैं जो कि आप लोगों के थायराइड हार्मोन की प्रोडक्शन को इनहिबिट कर देते हैं, ठीक है। तो अब ये गोइट्रोजेंस बेसिकली किसके अंदर होते हैं, आप लोगों की जो वेजिटेबल्स होती हैं, खासतौर पे ये जो गोभी वगैरह की नस्ल की वेजिटेबल्स है ना, उनके अंदर क्या पाए जाते हैं, गोइट्रोजेंस। तो अगर कोई बंदा जो है वो इनका बहुत ज्यादा इस्तेमाल करता है, इन गोइट्रोजेंस का, ये वाली जो वेजिटेबल्स हैं इनका बहुत ज्यादा इस्तेमाल करता है, तो इनके अंदर बेसिकली क्या होते हैं, थायोसियानेट्स होते हैं, ठीक है। तो आप लोगों के ये वाले जो थायोसियानेट्स हैं ये क्या करते हैं, ये आप लोगों के आयोडीन को ट्रैप नहीं होने देते। कल हमने जब थायराइड हार्मोन्स की प्रोडक्शन के बारे में पढ़ा था, सिंथेसिस के बारे में पढ़ा था, तो हमने कहा था कि जब आप लोगों की सिंथेसिस हो रही होती है थायराइड हार्मोन्स की, तो सबसे पहला काम जो होता है दैट इज आयोडीन ट्रैपिंग, क्या आयोडीन को ट्रैप किया जाता है। लेकिन जब थायोसायनेट्स ने आयोडीन ट्रैपिंग को इनहिबिट कर दिया, इट मींस कि आगे अब आप लोगों के जो थायराइड हार्मोन्स हैं वो नहीं बन पाएंगे, ठीक है। तो आगे वो पीछे आगे फिर वही सारी कहानी होगी कि जब ये नहीं बन पाएंगे, टीएसएच इंक्रीज होगा, टीएसएच आके थायराइड पे एक्ट करेगा, तो थायराइड जो है वो बड़ा हो जाएगा, ठीक है। तो ये सारी पीछे एक सारी कहानी वही हो जाएगी, मतलब अब वही बार बार वही कहानी रिपीट होनी है। फिलहाल जैसे आप लोगों को ये बताना चाहिए कि व्हाट आर गोइट्रोजेंस। गोइट्रोजेंस आर दोज सब्सटेंसेस व्हिच इनहिबिट द प्रोडक्शन ऑफ थायराइड हार्मोन। तो इसकी वजह से भी आप लोगों को ये वाला जो सिंपल गोइटर है वो मिल सकता होता है। या क्या हो कि अगर आप लोगों की जनाब T3 या T4 की जो डिमांड है वो इंक्रीज हो जाए, ठीक है। अब T3 और T4 की डिमांड कब इंक्रीज हो रही होती है, आप लोगों को पता है कि ये वाला जो हार्मोन आप लोगों के T3 एंड T4 है, ये किसके अंदर आप लोगों का जो बेसल मेटाबॉलिक रेट होता है, आप लोगों के सेल्स ने किस तरह काम करना है, कितनी कैपेसिटी के साथ काम करना है, वो सारा कौन कंट्रोल कर रहा है, आपका जो T3 और T4 है वो कंट्रोल कर रहे होते हैं। अब क्या होता है, आप लोगों को बताया कि जब बंदा जवान होता है तो जवानी के अंदर आप लोगों की बहुत ज्यादा ग्रोथ हो रही होती है, आप लोग बहुत ज्यादा काम कर रहे होते हो। इट मींस कि आप लोगों के जो सेल्स हैं उन्होंने ज्यादा ज्यादा काम करना है। इट मींस कि उनको ज्यादा ज्यादा T3 एंड T4 जो है वो चाहिए होता है। इट मींस कि जब आप लोग प्यूबर्टी की एज को पहुंचते हो तो आप लोगों की जो डिमांड होती है T3 एंड T4 की वो इंक्रीज हो जाती है। तो इट मींस कि डिमांड इंक्रीज हो गया तो आपकी जो फैक्ट्री है थायराइड ग्लैंड उसको क्या होना पड़ेगा, बड़ा होना पड़ेगा। तो इसको हम क्या कह देंगे, गोइटर कह देंगे, ठीक है। इट मींस कि दैट कैन आल्सो लीड टू सिंपल गोइटर इन द प्यूबर्टी। और देन आप लोगों का जो क्या कहते हैं प्रेगनेंसी होती है, प्रेगनेंसी के अंदर बेसिकली आप लोगों का जो है
डिमांड जो है वो बढ़ रही होती है। अब प्रेगनेंसी के अंदर डिमांड क्यों बढ़ रही होती है? बिकॉज आप लोगों को पता है कि वो जो माँ है, एक तो उसके अपने सेल्स की डिमांड है, दूसरा उसके पेट के अंदर जो बच्चा है उसकी भी तो डिमांड है ना। इट मींस कि उधर भी वर्कलोड बहुत ज्यादा है, तो उधर भी आप लोगों की T3 और T4 की जो डिमांड है वो ज्यादा होती है। तो आप लोगों को प्रेगनेंसी के अंदर भी ये जो गोइटर है वो मिल सकता होता है, ठीक है। तो एक चीज आप लोगों ने याद रख लेनी है, आपसे एमसीक्यूज आता है कि प्रेगनेंसी के अंदर आप लोगों के ब्लड के अंदर कौन सी प्रोटीन जो है वो बढ़ रही होती है रिलेटेड टू थायराइड ग्लैंड। तो आपने कहना है आप लोगों की जो थायरोक्सिन बाइंडिंग ग्लोबुलिन होती है वो इंक्रीज हो रही होती है, ठीक है। तो ये आपने एक एमसीक्यू इधर लिख लेना है, इधर नहीं लिखा हुआ कि प्रेगनेंसी के अंदर मेरा जो ब्लड है उसके अंदर कौन सी प्रोटीन इंक्रीज हो रही होती है, थायरोक्सिन बाइंडिंग ग्लोबुलिन जो है वो इंक्रीज हो रही होती है। आप लोगों को पता है कि व्हाट वाज थायरोक्सिन बाइंडिंग ग्लोबुलिन, ये आप लोगों की कार थी जिसके ऊपर बैठ के थायराइड हार्मोन जो है वो आप लोगों के ब्लड के अंदर दूसरा चलते फिरते होते थे, किसी एक जगह जाते थे या दूसरी जगह जाते थे। मींस के इसने क्या बाइंड किया होता था, आप लोगों के जो थायराइड हार्मोन्स हैं T3 या T4 वगैरह है इनको बाइंड किया हुआ होता था। तो आपका एक और कंसेप्ट मैं इस पे वर्क करना चाहूंगा, ये चीज मैं कोट कर रहा हूं स्टेप 2 सीके मेडिसिन से, कि वो औरत जो कि एक प्रेग्नेंट है और उसको क्या है हाइपोथायरॉइडिज्म है, उसको हाइपोथायरॉइडिज्म है, तो हमें क्या करना पड़ता है, उसको बाहर से जो T4 है वो देना पड़ता है। T4 मींस कि आप लोगों का जो थायरोक्सिन है वो देना पड़ता है, ठीक है। ये इंशाल्लाह आगे मैं पढ़ाऊंगा कि जब हाइपोथायरॉइडिज्म होती है तो उसको हम थायराइड हार्मोन्स बाहर से दे रहे होते हैं। मींस कि आप उसको क्या दे रहे हो, थायरोक्सिन बाहर से जो है वो दे रहे हो। आपको पता है कि जो प्रेग्नेंट लेडी है उसके अंदर क्या होगा, आपका थायरोक्सिन बाइंडिंग ग्लोबुलिन जो है वो ज्यादा होगा। तो जब आप ये T4 दोगे तो ये बाइंड कर जाएगा TBG के साथ, ठीक है। तो इट मींस कि उस वो वाली जो औरत है उसके ब्लड के अंदर क्या होगा, ये वाला जो T4 है इसका लेवल कम हो जाता होता है। इट मीन्स के क्या हुआ, आप लोगों का जो फ्री T4 है, आप लोगों को बताया ना कि जो काम का हमारे था वो कौन सा था, वो फ्री T4 था। हमने कहा था ना कि हमारे पास जो T4 होता है वो दो फॉर्म्स के अंदर होता है, एक वो जो कि TBG के साथ बाइंड है, एक वो जो कि T4 जो फ्री है। तो आप लोगों को पता है जो फ्री होता है वही तो काम का होता है। आपसे एमसीक्यूज किस तरह पूछा जाता है, एक प्रेग्नेंट लेडी है उसको हाइपोथायरॉइडिज्म है, मींस के अभी वो प्रेग्नेंट नहीं हुई लेकिन वो प्लान कर रही है कि आगे मैंने प्रेग्नेंट हो जाना है, ठीक है। तो वो आपसे मशवरा करने आई है कि मुझे हाइपोथायरॉइडिज्म है और मैं ये वाली जो लिवोथायरोक्सिन की ये डोज जो है वो ले रही हूँ, ठीक है। तो इधर मुझे डोज को चेंज करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, तो आपने कहना है जी हमें उसकी डोज को चेंज करना पड़ेगा, बिकॉज उसके अंदर क्या है कि टीबीजी का लेवल ज्यादा होता है, टीबीजी का लेवल ज्यादा होता है तो ये ज्यादा T4 के साथ बाइंड करेगा, ठीक है। तो इस वजह से उसके अंदर नॉर्मल डोज के ऊपर T4 का लेवल जो है वो कम हो सकता है। तो इस वजह से आप लोग ज्यादा T4 की डोज दोगे तो कुछ टीबीजी के साथ बाइंड कर देगा, बाकी आप लोगों को इनफ जो है वो फ्री मिल जाएगा जो कि उसका काम जो है वो चलाता रहेगा। इट मींस सिंपल, आपको पीछे वाला कंसेप्ट याद ना भी रहे तो आपको यह पता होना चाहिए कि जो प्रेग्नेंट लेडीज होती हैं उनके अंदर अगर उनको हाइपोथायरॉइडिज्म है तो आप लोगों को अगर वो प्रेग्नेंट होना चाह रही हैं तो उनके अंदर आप लोगों को ये वाली जो थायरोक्सिन की डोज है वो इंक्रीज करना पड़ती होती है। जस्ट ये एमसीक्यूज है, और बाकी उनके ब्लड के अंदर क्या किसका लेवल ज्यादा होता है, टीबीजी का लेवल जो है ये ज्यादा होता है, ये थोड़ा सा आपने पक्का कर लेना है, ठीक हो गया। तो ये थे हमारे काजेस ऑफ सिंपल गोइटर, जिसमें आप लोगों का जो गोइटर है वो नॉर्मली ही उसका जो साइज है वो इंक्रीज हो रहा था, ना बंदे को हाइपरथायरॉइडिज्म थी ना उस बंदे को जो है वो हाइपोथायरॉइडिज्म थी। तो इसके अंदर अगर हम क्लिनिकल फीचर्स की बात करें तो सिंपली मेन प्रॉब्लम क्या आ रहा होगा कि उस बंदे का जो थायराइड ग्लैंड है वो बड़ा हो रहा होगा। इट मींस कि आप लोग अगर उसकी नेक देखोगे तो उसके सामने जो है वो आप लोगों को स्वेलिंग मिल जाएगी, ठीक है। अब देखिए ये वाली जो स्वेलिंग है अगर ये काफी ज्यादा बड़ी हुई तो आप लोगों को पता है कल ही हमने पढ़ा था कि आपका ये वाला जो थायराइड ग्लैंड होता है इसके पीछे ही तो आपका ट्रैकिया पड़ा था, ट्रैकिया से पीछे क्या पड़ा था आप लोगों की, ये वाली जो इसोफेगस है वो पड़ी थी। ये खुराक की नाली है, इधर मैं एफ लिख देता हूं, फूड निकल जाता है, ये आप लोगों की एयर की नाली है, और इनके आगे इमेजिन कर लें कि ये जो है ये आप लोगों का थायराइड पड़ा है। अब आपका अगर थायराइड बहुत ज्यादा बड़ा हो गया गोइटर वाली केस के अंदर तो ये क्या कर सकता है, ये कंप्रेस कर सकता है ना ट्रैकिया को। तो अगर ये ट्रैकिया को कंप्रेस करेगा बताओ इधर से एयर प्रॉपर्ली गुजर सकेगी? सर जी एयर तो प्रॉपर्ली गुजर नहीं सकेगी। इट मींस कि उस बंदे के अंदर क्या हो सकता है, ब्रेथलेसनेस हो सकती है, उसके अंदर आप लोगों को डिफिकल्टी इन ब्रीथिंग मिल सकती होती है। तो इट मींस के नॉर्मली तो ये एसिम्प्टोमेटिक होता है, जस्ट आप लोगों को नेक के सामने जो है वो एक स्वेलिंग सी मिल रही होती है, लेकिन अगर ये प्रेशर डालता है ट्रैकिया के ऊपर तो आप लोगों को क्या मिल जाएगी, ब्रेथलेसनेस मिल जाती होती है। लेकिन अगर ये मजीद बड़ा हो जाता है और ये प्रेशर डालता है आप लोगों की इसोफेगस के ऊपर, इट मींस के खाना आपका आगे नहीं जा सकेगा, आप लोग खाने को नहीं निगल सकोगे। तो इस कंडीशन को हम क्या कहते होते हैं, डिस्पेजिया कहते होते हैं, ठीक है। तो ये इट मींस के ये आगे दो कॉम्प्लिकेशंस आ गई, ब्रेथलेसनेस और साथ में डिस्पेजिया जो है वो उस बंदे के अंदर अराइज कर सकता होता है। बाकी आगे हमारे पास आ जाता है कि कॉम्प्लिकेशंस ऑफ मल्टी नोड्यूलर गोइटर। तो आप लोगों का ये वाला जो मल्टीपल नोड्यूल्स बन रहे थे गोइटर के अंदर, ठीक है,
ये वाला जो गोइटर है इसकी क्या कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं। एक तो ये देखें अभी तक क्या हुआ था, ये वाले जो मल्टी नोड्यूल्स बन रहे थे ना, ये बहुत ज्यादा T3 और T4 को रिलीज नहीं कर रहे थे। आपने बड़ा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट इधर याद रख लेना है जो कि अक्सर स्टूडेंट्स को कंफ्यूज करता है। दैट इज व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन मल्टीनोड्यूलर गोइटर एंड व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन टॉक्सिक मल्टीनोड्यूलर गोइटर। तो अगर एक बंदा है, इसमें टर्म को तोड़ता हूं, मल्टीनोड्यूलर गोइटर, गोइटर से मुझे क्या पता चल गया, उस बंदे का जो थायराइड है वो इलाज हुआ पड़ा है। नोड्यूलर इट मींस कि वो इलाज हुआ पड़ा है और क्या है कि छोटे छोटे जो नोड्यूल्स हैं वो बने पड़े हैं। ठीक है, ठीक है, तो और वो मल्टीपल है, इससे मुझे ये पता चल गया। देन दूसरी टर्म आती है टॉक्सिक मल्टीनोड्यूलर गोइटर। टॉक्सिक के अंदर क्या होगा कि आप लोगों के ये वाले जो नोड्यूल्स बने हुए हैं अब ये बहुत ज्यादा T3 और T4 का रिलीज करना शुरू कर देंगे, आप लोगों के बहुत ज्यादा थायराइड हार्मोन्स बनाना शुरू कर देंगे जो कि आप लोगों की बॉडी के लिए डैमेजिंग होंगे, टॉक्सिक होंगे। तो उसको हम क्या कह देंगे, टॉक्सिक मल्टीनोड्यूलर गोइटर कह देंगे। इट मींस आपका सिंपल क्या कंसेप्ट बन चुका है, जो मल्टीनोड्यूलर गोइटर होती है वो सिंपली आप लोगों के जो थायराइड के अंदर नोड्यूल्स जो हैं वो बड़े हुए पड़े होते हैं, लेकिन वो बहुत ज्यादा T3 और T4 को रिलीज नहीं कर रहे होते। लेकिन जब क्या है कि अगर वो बहुत ज्यादा T3 और T4 को रिलीज करना शुरू कर देंगे तो इसको हम क्या कह देंगे, इसको हम टॉक्सिक मल्टीनोड्यूलर गोइटर कह देते हैं। और जब आप लोगों के ब्लड के अंदर T3 और T4 का लेवल बहुत ज्यादा हो और उसकी वजह से आगे जिन प्रॉब्लम्स का आप लोगों को सामना करना पड़ रहा होता है, तो ये वाली जो कंडीशन होती है इसको हम थायरोटॉक्सिकोसिस कहते हैं। इट मींस कि आप लोगों का जो मल्टीनोड्यूलर गोइटर है ये इवेंचुअली क्या करवा सकता है, थायरोटॉक्सिकोसिस करवा सकता है। बाकी आप लोगों की ब्लीडिंग वगैरह हो सकती है और इवेंचुअली जो है वो आप लोगों का कार्सिनोमा उधर डेवलप कर सकता होता है। तो ये कुछ कॉम्प्लिकेशंस आ जाती हैं। अब बात आ जाती है कि हमने ये वाला जो डायग्नोसिस का कैसे बनाना है। तो एक तो सिंपल, आप लोग फिजिकल एग्जामिनेशन करोगे, बंदा आएगा, आप लोग उसकी नेक को पालपेट करके देखोगे तो आप लोगों को नेक के सामने जो है वो स्वेलिंग मिल जाएगी। देन आप लोग उस बंदे के TFTs करवा रहे होते हो, इनको हम क्या कहते हैं, थायराइड फंक्शन टेस्ट, TFTs। एमसीक्यूज के अंदर TFTs आएगा। ठीक है, इसमें कौन कौन सा टेस्ट आ जाता है, T3, T4 और TSH। इधर बड़ा इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज बता रहा हूं। अब जिस बंदे ने ये बुक से पढ़ा है उसका ये एमसीक्यूज मोस्ट प्रोबेबली गलत हो सकता है, बिकॉज एमसीक्यूज के अंदर आपको T3 भी आएगा, T4 भी आएगा, साथ में TSH भी आएगा। ए में T3 होगा, बी में T4 होगा, सी के अंदर TSH होगा। ठीक है, जिसने जस्ट बुक से पढ़ा है वो तो कंफ्यूज हो जाएगा इधर, और इसी वजह से मोस्टली मतलब जो स्टूडेंट्स हैं वो थोड़ा सा फेल होते हैं। अब क्या है कि आपको ये पता होना चाहिए कि बेस्ट इनिशियल टेस्ट कौन सा है। दिस थिंग आई एम कोटिंग फ्रॉम स्टेप 2 कि आपका जो बेस्ट इनिशियल टेस्ट होगा इन केस ऑफ थायराइड डिजीजेस दैट इज TSH। ठीक है, तो इस चीज को आपने अपने दिमाग के अंदर घोल के डाल लेना है कि अगर आपसे एमसीक्यूज के अंदर आता है कि बेस्ट इनिशियल टेस्ट फॉर थायराइड, उसमें वो पूछता है कि बेस्ट इनिशियल टेस्ट फॉर थायराइड डिजीज, उसके अंदर ऑप्शन के अंदर तीनों चीजें दे देता है, ए में T3, बी के अंदर T4 और सी के अंदर TSH। तो इधर जारी सी बात है बंदा कंफ्यूज हो जाएगा, लेकिन आपने कंफ्यूज नहीं होना। आपको पता होना चाहिए कि अगर बेस्ट इनिशियल टेस्ट का पूछता है तो आपने सिंपली क्या चूज कर लेना है, TSH जो है वो चूज कर लेना होता है। ठीक हो गया जी। देन अगर फॉर एग्जांपल एमसीक्यूज के अंदर ऑप्शन के अंदर TSH नहीं है तो देन आप लोग T3 और T4 को जो है वो चूज कर सकते हो। ठीक है, या अगर फॉर एग्जांपल मैं मजीद आप लोगों को थोड़ा सा मजीद स्पेसिफिक करवाता हूं, अगर ऑप्शन के अंदर TSH है, T3 है, T4 है, तो आपने किसको प्रेफर करना है, TSH को प्रेफर करना है। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूं कि TSH नहीं है, ऑप्शन के अंदर क्या है, अकेला T4 है, तो आपने अकेले T4 को, फ्री T4 को प्रेफर कर लेना है। अब फॉर एग्जांपल आपको ऑप्शन के अंदर T4 भी नहीं मिलता और दोनों मिल जाते हैं, मींस के T3 और T4 दोनों मिल जाते हैं, तो देन आपने क्या करना है, T3 और T4 दोनों को प्रेफर कर लेना है। आपको ऑप्शन के अंदर अब ये भी नहीं मिलता तो देन आप लोगों ने जो है वो ये TFTs मींस के थायराइड फंक्शन टेस्ट जो है इनको प्रेफर कर लेना होता है। ठीक है, तो अब फॉर एग्जांपल वो कहता है कि मैंने TFTs करवा लिए, तो अब बताओ अगला स्टेप। ठीक है, वो कहता है कि बंदे के अंदर मुझे मल्टीपल नोड्यूल्स मिल गए हैं, मैंने क्या करवा लिया, TFTs करवा लिए, तो मुझे पता चल गया कि दैट इज दूसरा सिंपल गोइटर है। तो अब अगला टेस्ट कौन सा होगा, तो आपको पता होना चाहिए कि जब भी वो बात करें नोड्यूल्स की तो उस केस में आपका जो अगला टेस्ट होता है दैट इज FNAC। ठीक है, फाइन नीडल एस्पायरेशन साइटोलॉजी जो है वो आप लोगों ने करवा लेनी होती है, या आपने किस केस के अंदर करवानी होती है, अगर आप लोगों को जो नोड्यूल है वो एक ही नोड्यूल, सिंपल नोड्यूल एक जो है वो काफी बड़ा सारा नोड्यूल मिल रहा हो, यहां से एमसीक्यूज आया हुआ है, तो आपसे पूछेगा कौन सा टेस्ट करवाना है, तो आपको पता होना चाहिए दैट इज FNAC। इधर हर स्टेप पे ऊपर ये जो मैंने डायग्नोसिस के अंदर बताया चारों से एमसीक्यूज आया हुआ है और चारों तरह से आया हुआ है, जिस तरह मैंने आप लोगों को बताया, तो इसी तरह आपने अपनी बुक के ऊपर लिख लेना है कि मैंने किस तरह प्रेफर करना है, 1 2 3 करके लिख ले। ठीक है जी, तो ये हमारे पास आ गया। अब बात आ जाती
देती है ट्रीटमेंट। तो ट्रीटमेंट सिंपल, अगर तो सिंपल गोइटर है, कोई खास मतलब सिम्टम्स वगैरह जो है वो नहीं आ रहे, ठीक है, तो उस केस के अंदर आप लोग क्या कर सकते हो कि उसको आप लोग थायरोक्सिन दे सकते हो। अब देखिए थायरोक्सिन इज अनदर नेम फॉर T4, ये भी आप लोगों को बताना चाहिए। थायरोक्सिन दूसरा नेम किसका है? T4 का दूसरा नेम जो होता है दैट इज थायरोक्सिन। अब क्या आप लोगों ने उस बंदे को ये वाला जो T4 है वो क्यों दे रहे हो? अब देखिए जब आप लोग उस बंदे को T4 दोगे, उस इट मींस कि उस बंदे के ब्लड के अंदर जो T4 का लेवल है वो इंक्रीज हो जाएगा। जब T4 का लेवल इंक्रीज हो जाएगा, इट मींस कि ये क्या करेगा, ये आप लोगों के जो TSH का लेवल है उसको डिक्रीज करवा देगा। आपको पता है ना कि जब भी ब्लड के अंदर T4 का लेवल इंक्रीज होता है तो ये जाके एंटीरियर पिट्यूटरी को मैसेज देता है कि तुमने मजीद TSH को रिलीज नहीं करना। जब मजीद TSH रिलीज नहीं होगा तो वो क्या करेगा, वो अब आप लोगों के थायराइड को नहीं आके छेड़ेगा, थायराइड की मजीद ग्रोथ नहीं करवाएगा। तो अब आपका थायराइड बताओ बड़ा होगा? सर जी नहीं, थायराइड तो अब हमारा बड़ा नहीं होगा, बिकॉज उसको आके TSH नहीं छेड़ रहा, उसको मैसेज नहीं दे रहा। इट मींस कि अब आप लोगों का वो वाला जो थायराइड है उसका लेवल जो उसका जो साइज है वो नॉर्मल हो जाता है, ठीक है। इट मींस आपको क्या पता चल गया, अगर तो सिंपल डिफ्यूज गोइटर है तो उस केस के अंदर आपने सिंपली जो है वो थायरोक्सिन दे देनी होती है 100 से 200 माइक्रोग्राम पर डे, और कुछ महीनों के लिए आप लोग ये वाली जो ट्रीटमेंट है वो दे देते होते हो। इससे क्या होगा, आपका TSH का लेवल कम हो जाएगा, जिसकी वजह से आप लोगों की तो जो थायराइड की ग्रोथ थी वो अब क्या हो जाती होती है, वो अब बंद हो जाएगी, अब मजीद जो है वो ग्रो नहीं करेगा। लेकिन अगर आपको पता चलता है कि उस इलाके के अंदर इंडेमिक गोइटर है आयोडीन की डेफिशिएंसी की वजह से, तो उस केस के अंदर आपने उन लोगों को क्या देना है, आयोडाइज्ड साल्ट देना है। तो अगर आप लोग उनको आयोडाइज्ड साल्ट दोगे, अब आपका T3 और T4 जो है वो नॉर्मल बनना स्टार्ट हो जाएगा, तो उधर वो वाला जो प्रॉब्लम है वो इजिली ठीक हो जाता होता है। अब अगर क्या है कि अगर आप लोगों को पता चलता है कि जनाब नोड्यूलर्स है, नोड्यूलर स्टेज है, मींस के क्या हुआ है कि डिफ्यूजली आपका जो थायराइड है वो इलाज नहीं हुआ पड़ा, लेकिन क्या है कि उसके कुछ कुछ पार्ट्स, फॉर एग्जांपल इधर से बड़ा हुआ पड़ा है, इधर से बड़ा हुआ पड़ा है, या इधर से बड़ा हुआ पड़ा है, ठीक है। तो अब आप लोगों की ये वाली जो नोड्यूलर स्टेज होती है ना, ये चाहे आप लोग थायरोक्सिन दे दोगे भी तो फिर भी इनका साइज जो है वो कम नहीं होता था, ठीक है। तो अगर तो आप लोगों को नोड्यूल्स मिल रहे हैं और उसकी वजह से कोई खास प्रॉब्लम नहीं हो रही, कोई खास सिम्टम्स वगैरह नहीं आ रहे, तो उस केस के अंदर सिंपली आपने उनको छोड़ देना होता है, कोई खास ट्रीटमेंट वगैरह की जरूरत नहीं होती। इट मींस आपका सिंपल कंसेप्ट क्या बन चुका है, अगर डिफ्यूज गोइटर है, पूरे का पूरा जो थायराइड है वो इलाज हुआ पड़ा है, तो मैं थायरोक्सिन दूंगा। अगर मुझे क्या पता चलता है इंडेमिक गोइटर है बिकॉज ऑफ आयोडीन डेफिशिएंसी, तो मैं उनको आयोडाइज्ड साल्ट दूंगा। अगर मुझे क्या पता चलता है कि नोड्यूलर सिंपल गोइटर है, तो उस केस के अंदर कोई खास ट्रीटमेंट की जरूरत नहीं होती, अगर कोई सिम्टम्स वगैरह जो है वो नहीं आ रहे। अब बात आ जाता है कि कब मैंने थायराइडेक्टमी करनी है इन केस ऑफ सिंपल गोइटर, ठीक है। तो इसमें आप लोगों ने ये याद रख लेना है कि अगर आपको वो वाले सिम्टम्स आ रहे हैं बिकॉज ऑफ कंप्रेशन, वो जो डिस्पेजिया हो रहा था, वो जो डिजनिया हो रहा था, तो अगर तो वो प्रॉब्लम्स आ रही हैं, इट मींस कि अब आप लोगों को क्या करना पड़ेगा, सिंपली थायराइडेक्टमी मींस के वो वाला जो थायराइड है उसको रिमूव करना पड़ेगा। या क्या है कि आप लोगों का जो गोइटर है वो नीचे तक चला गया है, रेट्रोस्टर्नल गोइटर हो गया। व्हाट डज इट मीन बाय रेट्रोस्टर्नल गोइटर? फॉर एग्जांपल आप लोग इमेजिन करें कि ये बंदे की नेक है, ठीक है, और देन ये आप लोगों की क्लेविकल होती है, देन ये आप लोगों की दूसरा वर्टिब्रास आ गया, और देन ये जो है वो हाथ आ गई। ये थोड़ी सी गलत सी डायग्राम बन गई, लेकिन फिर आप लोग इमेजिन करें, इधर बेसिकली आप लोगों की बोन होती है जिसको हम स्टर्नम कहते होते हैं, ठीक है। अब ये वाली जो स्टर्नम है इसके साथ आप लोगों की ये वाली जो रिब्स हैं वो अटैच होती हैं, इफ यू मे नो, इस तरह करके होता है। अब इधर क्या पड़ा होता है, इधर आप लोगों का ये वाला जो थायराइड ग्लैंड है वो पड़ा हुआ होता है। तो एक बंदे को क्या हुआ, थायराइड ग्लैंड की इलाजमेंट होगी, मींस के गोइटर हो गया। तो अब ये वाला जो गोइटर है ये इलाज होता जा रहा है, होता जा रहा है, और इवेंचुअली स्टर्नम के पीछे पहुंच गया है, तो इसको हम क्या कह देते हैं, इसको हम रेट्रोस्टर्नल गोइटर कह देते होते हैं, ठीक है। इट मींस के अगर वो इतना नीचे चला गया है तो ये क्या है कि ये आप बंदे के लिए प्रॉब्लमेटिक होगा, उसको ये वाले जो सिम्टम्स है वो आना स्टार्ट हो जाएंगे। तो इस वजह से इन केस ऑफ रेट्रोस्टर्नल गोइटर, चाहे सिंपल गोइटर है, आप लोगों ने सिंपली क्या कर देनी होती है, थायराइडेक्टमी कर देनी होती है। बाकी अगर बंदा है वो कहता है कि मुझे बुरा लगता है कॉस्मेटिक रीजन की वजह से, या पेशेंट जो है उसको ये चीज परेशान करती है, तो आपने सिंपली जो है वो थायराइडेक्टमी कर देनी होती है। अब बात आ जाती है कि थायराइडेक्टमी मैंने कौन सी करनी है, इसके अंदर भी आपके पास चॉइसेस होती है ना। एक तो होती है आप लोगों के पास जनाब दूसरा टोटल थायराइडेक्टमी होती है, ठीक है। तो अगर क्या है कि आप लोगों के पास वो वाला जो बंदा है उसके अंदर क्या है, मल्टी नोड्यूलर गोइटर है, तो उस केस के अंदर आप लोग क्या कर सकते हो, आप लोग ये वाली जो टोटल थायराइडेक्टमी भी कर सकते हो, या सब टोटल थायराइडेक्टमी जो है ये कर सकते हो। टोटल थायराइडेक्टमी का क्या मतलब होता है कि आप पूरे का पूरा थायराइड ही उड़ा दोगे, तो इसको हम सिंपली क्या कह देते हैं, इसको हम टोटल थायराइडेक्टमी कह देते हैं। सब टोटल थायराइडेक्टमी का क्या मतलब है कि आप लोग थायराइड को रिमूव, मोस्ट ऑफ द जो थायराइड टिश्यू है उसको रिमूव कर देते होते हो, लेकिन क्या है कि आप लोग काफी सारा जो थायराइड टिश्यू है उसको छोड़ भी देते होते हो। तकरीबन 8 ग्राम दोनों साइडों पे आप लोगों ने जो है वो छोड़
देना होता है, ठीक है, आप लोगों को बताया ना तकरीबन ये 25 ग्राम का था, तो इन सब टोटल थायरॉइडेक्टमी आपने तकरीबन 8 ग्राम इस साइड पे छोड़ देना होता है, 8 ग्राम इस साइड पे छोड़ देना होता है, ठीक है। तो इसका फायदा ये होता है कि थोड़ा सा आप लोगों का थायराइड टिश्यू प्रेजेंट है ना, तो इस वजह से एक तो आप लोगों का पीछे जो पैराथायराइड आप लोगों के ना जो थायराइड ग्लैंड होता है, इसके पीछे मजीद 4 ग्लैंड पड़े होते हैं जिनको हम पैराथायराइड ग्लैंड कहते हैं। ये इंशाल्लाह थायराइड के बाद हमने पैराथायराइड स्टार्ट करना है। एक तो सब टोटल थायराइडेक्टमी का फायदा ये होता है कि आप लोगों की जो पैराथायराइड ग्लैंड्स हैं वो बच जाते होते हैं, और दूसरा इसका फायदा ये होता है कि आप लोगों की जो इंजरी होने के चांसेस हैं, जो नर्व थी आप लोगों की, जो रिकरेंट लेरिंजियल नर्व थी, उसको इंजरी के जो चांसेस हैं वो कम होते हैं, ठीक है। इट मींस आपका सिंपल कांसेप्ट क्या बन चुका है कि अगर बंदा है और उसको मल्टी नोड्यूलर गोइटर है और उसको ये वाली जो प्रॉब्लम्स है, तो उस केस में मेरे पास सर्जरी के दो ऑप्शंस हैं, एक है टोटल थायराइडेक्टमी, दूसरा है सब टोटल थायराइडेक्टमी। टोटल थायराइडेक्टमी के अंदर मैं सिंपली पूरे का पूरा जो थायराइड है उसको रिमूव कर रहा होता हूं, लेकिन उसमें मसला ये है कि आप लोगों की जो नर्व इंजर है, दूसरा नर्व इंजरी होने के चांसेस, मींस के जो रिकरेंट लेरिंजियल नर्व थी उसके इंजर होने के जो चांसेस हैं वो ज्यादा होते हैं, ठीक है। तो इस वजह से मेरे पास एक दूसरा ऑप्शन होता है, दैट इज सब टोटल थायराइडेक्टमी, जिसके अंदर मैं 8 ग्राम दोनों साइडों के ऊपर थायराइड का जो टिश्यू है वो छोड़ देता हूं, बाकी जो थायराइड है उसको रिमूव कर देता होता हूं। अब इसके अंदर इसका फायदा ये होता है, एक तो आप लोगों की जो नर्व इंजरी होने के जो चांसेस हैं वो कम होते हैं, और दूसरी बात ये कि आप लोगों का जो थोड़ा सा थायराइड टिश्यू है, आप लोगों के जो पैराथायराइड्स हैं वो भी बच जाते होते हैं। तो ये इसका फायदा होता है, लेकिन इसका डिसएडवांटेज ये है कि दोबारा से ये जो टिश्यू आपने छोड़ दिया था ये दोबारा से इलाज कर सकता है, दोबारा से ये वाला जो गोइटर बनवा सकता होता है, लेकिन इसका फायदे भी आपको पता चल गए, इनके नुकसान भी आपको पता चल गए। जबकि जो आप लोगों का टोटल थायराइडेक्टमी थी उसका फायदा ये होता है कि दोबारा जाहिर सी बात है, ना कोई टिश्यू आपने छोड़ा है तो ना वो दोबारा जो है वो रीग्रो करेगा, ना वो दोबारा से जो है वो रीअकर करेगा, ना वो दोबारा से जो है वो गोइटर करवाएगा, ठीक है। तो ये इनके फायदे और नुकसान होते हैं। अब आपको ये पता चल गया कि मैं उस बंदे का जो थायराइड ग्लैंड है वो रिमूव कर रहा हूं। जब थायराइड ही नहीं होगा, बताओ आप लोगों के जो थायराइड हार्मोन है वो बन पाएंगे? आपका जो T3 और T4 है वो बन पाएगा सर जी? T3 और T4 तो नहीं बन पाएगा, तो बॉडी का मेटाबॉलिक रेट कौन जो दूसरा क्या कहते हैं कंट्रोल करेगा? इट मींस ये तो प्रॉब्लम होगी। तो इस वजह से अब उस बंदे को सारी जिंदगी जो है वो आप लोग बाहर से थायरोक्सिन दे रहे होते हो, ठीक है। तो ये कितनी इसकी डोज दे रहे होते हो? अबाउट 150 माइक्रोग्राम डेली उस बंदे ने पूरी की पूरी जिंदगी जो है ये थायरोक्सिन लेना होता है। जिस बंदे की आपने क्या किया है, सब टोटल थायराइडेक्टमी जो है वो कर दिया, बिकॉज अब आप सॉरी आप लोगों ने ये वाली जो टोटल थायराइडेक्टमी है वो कर दिया है, बिकॉज अब कोई भी थायराइड टिश्यू नहीं बचा जो कि थायराइड हार्मोन्स को बनाएगा। तो इस वजह से अब उस बंदे को सारी की सारी जिंदगी थायरोक्सिन जो है वो लेना पड़ता होता है, अगर आप लोग उस बंदे को हाइपोथायराइडिज्म से बचाना चाहते हो। लेकिन इन जो सब टोटल थायराइडेक्टमी होती है उसमें आपको पता है कि थोड़ा सा जो थायराइड टिश्यू है वो बचा हुआ है, तो वो जरा बनाता रहता है थायराइड हार्मोन को, तो उस केस के अंदर आप लोगों को ये वाला जो लाइफ लॉन्ग क्या कहते हैं थायरोक्सिन है ये देने की खास जरूरत नहीं होती, ठीक है जी। तो यहाँ पे हमारा जो टॉपिक ऑफ सिंपल गोइटर है वो होता है एंड। अब आप लोग बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अगला हमारा टॉपिक आ गया हाइपरथायरॉयडिज्म, या इसको हम थायरोटॉक्सिकोसिस भी कहते होते हैं। इनके दरम्यान में मैं डिफरेंस भी बताता हूँ, लेकिन अगर हम इस टर्म को ही देखें तो इसमें क्या लिखा गया है? हाइपर। हाइपर मींस इंक्रीज थायरॉयडिज्म। इट मींस कि आप लोगों का जो थायराइड ग्लैंड है वो क्या हुआ पड़ा है, वो बहुत ज्यादा काम कर रहा है, और वो क्या बना रहा है? थायराइड का काम करता है तो वो क्या बनाता है? T3 और T4 को बनाता होता है। इट मींस कि ये आपका जो थायराइड है वो बहुत ज्यादा काम करेगा, और इवेंचुअली आप लोगों के ब्लड के अंदर T3 और T4 का जो लेवल है वो इंक्रीज हो जाता होता है, और जिसकी वजह से आगे आप लोगों को जो सिम्टम्स आ रहे होते हैं तो इसको हम क्या कह रहे हैं? इसको हम हाइपरथायरॉयडिज्म जो है वो कह रहे होते हैं। तो आपको पता है जब भी आप लोगों के ब्लड के अंदर T3 और T4 का लेवल ज्यादा होता है, आपका मैसेज कहां पे जाएगा? एंटीरियर पिट्यूटरी की तरफ मैसेज आता है, आप लोगों का हाइपोथैलेमस की तरफ मैसेज आता है, और देन इवेंचुअली आप लोगों के ब्लड के अंदर जो कि एंटीरियर पिट्यूटरी TSH को रिलीज कर रहा था, अब उसका लेवल जो है वो कम हो जाता होता है। कल हमने इसका बड़ा इन डिटेल बात कर ली थी, ठीक है। तो ये हो रहा है आप लोगों की हाइपरथायरॉयडिज्म के अंदर। तो स्पेशली आप लोगों की जो प्राइमरी हाइपरथायरॉयडिज्म होती है, ये यहाँ पे नहीं लिखा हुआ, लेकिन ये मैं आप लोगों का एक कंसेप्ट बनाना चाहूंगा और होप्स हो कि आप लोग कंफ्यूज नहीं होंगे। देखिए आप लोगों की जो हाइपरथायरॉयडिज्म होती है इसको हम दो टाइप्स के अंदर डिवाइड कर देते होते हैं। एक को हम कह रहे हैं प्राइमरी हाइपरथायरॉयडिज्म, दूसरी को हम कह रहे होते हैं सेकेंडरी हाइपरथायरॉयडिज्म। अब प्राइमरी हाइपरथायरॉयडिज्म के अंदर क्या है कि आपका जो थायराइड ग्लैंड है वो बहुत ज्यादा काम कर रहा है, वो बहुत ज्यादा ओवर एक्टिवेट हुआ पड़ा है, जिसकी वजह से वो बहुत ज्यादा T3 और T4 को बना रहा होता है, ठीक है। और ये T3 और T4 जब आप लोगों को पता है ब्लड के अंदर इंक्रीज होते हैं तो ये इवेंचुअली आप लोगों का जो TSH का लेवल है वो कम कर देते होते हैं। तो अगर तो आप लोगों को ये TFTs की ये फाइंडिंग्स मिल रही हैं, TSH कम, T3 ज्यादा, T4 ज्यादा, तो आपने आंखें बंद करके अपना जो डायग्नोसिस है वो बना देना है प्राइमरी हाइपरथायरॉयडिज्म। मींस के प्राइमरली आप लोगों का ये वाला जो ग्लैंड है ये बहुत ज्यादा ओवर एक्टिवेट हुआ पड़ा है और ये बहुत ज्यादा थायराइड हार्मोन्स को बना रहा है। दूसरी हमारे पास टाइप होती है
सेकेंडरी हाइपरथायरॉयडिज्म, सेकेंडरी हाइपरथायरॉयडिज्म के अंदर क्या है कि आपका ये वाला जो ग्लैंड है इसके अंदर भी ये बहुत ज्यादा काम कर रहा है, इसके अंदर भी ये बहुत ज्यादा T3 और T4 को बना रहा होता है, लेकिन इसके अंदर जो काज ये होती है कि आपका प्रॉब्लम जो होगा ऊपर ब्रेन के अंदर कहीं प्रॉब्लम होगा, ठीक है। फॉर एग्जांपल आप लोगों का ब्रेन के अंदर कोई ट्यूमर होगा, फॉर एग्जांपल मैं कहता हूं एंटीरियर पिट्यूटरी के अंदर कोई ट्यूमर होगा और वो वाला जो ट्यूमर है वो बहुत ज्यादा TSH को रिलीज कर रहा होगा, जब वो बहुत ज्यादा TSH को रिलीज कर रहा होगा ये बहुत ज्यादा थायराइड पे आके एक्ट कर रहा होगा और ये वाला जो थायराइड है ये बहुत ज्यादा T3 और T4 को बना रहा होगा, ठीक है। तो ये वाली जो हाइपरथायरॉयडिज्म होती है जिसके अंदर आपको क्या फाइंडिंग मिलेगी, T3 भी ज्यादा, T4 भी ज्यादा और TSH भी ज्यादा, तो इसको हम क्या कहते होते हैं, इसको हम सेकेंडरी हाइपरथायरॉयडिज्म कहते होते हैं। मोस्टली आपका जो एमसीक्यूज है वो प्राइमरी से आता होता है, आपने मस्ट मस्ट इसको कंफ्यूज नहीं करना। जब भी आपको ये वाली फाइंडिंग्स मिल रही हो आपने समझ आना दैट इज प्राइमरी हाइपरथायरॉयडिज्म। जब भी आप लोगों को ये वाली क्लिनिकल पिक्चर मिल रही हो, ये वाला दूसरा लैब की फाइंडिंग्स मिल रही हो, आपने समझ आना दैट इज सेकेंडरी हाइपरथायरॉयडिज्म। मसला जो है वो ऊपर आप लोगों के ब्रेन के अंदर है, मसला आप लोगों के थायराइड ग्लैंड के अंदर नहीं है। देन हमारे पास दो और टर्म्स आ जाती हैं, ये आपने की बुक के ऊपर नहीं लिखा हुआ तो आपने सेकेंडरी हाइपरथायरॉयडिज्म वाली चीज जो है वो इधर लिख लेनी है, यहां से एमसीक्यूज आया हुआ है इस वजह से मैंने बताया। अब दो चीजें मजीद आ जाती हैं जिसके दरमियान में हमें डिफरेंशिएट करना आना चाहिए, दैट इज के डिफरेंस बिटवीन थायरोटॉक्सिकोसिस एंड हाइपरथायरॉयडिज्म। देखिए आप लोगों के ब्लड के अंदर T3 और T4 के लेवल का ज्यादा हो जाना जिसकी वजह से उनके डैमेजिंग इफेक्ट्स आना, टॉक्सिक इफेक्ट्स आना, तो इसको हम थायरोटॉक्सिकोसिस कह रहे हैं। इसके नेम से ही जाहिर हो रहा है कि आप थायरो मींस के थायराइड हार्मोन का लेवल ज्यादा हो रहा है जिसकी वजह से आप लोगों को टॉक्सिक इफेक्ट्स मिल रहे हैं, डैमेजिंग इफेक्ट्स मिल रहे हैं, तो इसका हम सिंपली क्या कह रहे होते हैं, थायरोटॉक्सिकोसिस कह रहे होते हैं। इसका कोई ताल्लुक नहीं है कि आपकी जनाब दूसरा जो हार्मोन्स हैं उनकी प्रोडक्शन थायराइड से ज्यादा हो रही हो, ठीक है। ये इट डजंट मैटर, इसको जस्ट जो चीज चाहिए आप लोगों के थायरोटॉक्सिकोसिस को कि आपके ब्लड के अंदर T3 T4 का लेवल ज्यादा है जिसकी वजह से टॉक्सिक इफेक्ट्स आ रहे हैं, तो आपने इसको क्या कह देना है, थायरोटॉक्सिकोसिस कह देना है, ठीक है। ये इट डजंट मैटर कि आपका थायराइड ज्यादा काम कर रहा है जिसकी वजह से T3 और T4 का लेवल ज्यादा हो रहा है, या क्या कि आपका थायराइड ज्यादा काम नहीं कर रहा, इसने क्या हुआ अचानक से आपका थायराइड डैमेज हो गया और इसके अंदर जो पहले T3 और T4 बना हुआ था ये इसने अचानक से सारे का सारा ब्लड के अंदर जो है वो डंप कर दिया, ठीक है, जिसकी वजह से आप लोगों के ब्लड के अंदर T3 T4 का लेवल ज्यादा हो गया जिसकी वजह से आप लोगों को टॉक्सिक इफेक्ट्स मिल रहे हैं, तो इसको हम थायरोटॉक्सिकोसिस कह रहे हैं। इट मींस कि थायरोटॉक्सिकोसिस इज सिंपली कि आपके ब्लड के अंदर T3 T4 का लेवल ज्यादा हो गया है जिसकी वजह से आप लोगों को टॉक्सिक इफेक्ट्स जो है वो थायराइड हार्मोन के मिल रहे होते हैं। अब व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन थायरोटॉक्सिकोसिस एंड हाइपरथायरॉयडिज्म। हाइपरथायरॉयडिज्म इज अ स्पेसिफिक टर्म जिसका क्या मतलब है कि आपका जो थायराइड ग्लैंड है वो बहुत ज्यादा काम कर रहा है, वो बहुत ज्यादा T3 और T4 को प्रोड्यूस कर रहा है जिसकी वजह से आप लोगों को क्या है कि जनाब टॉक्सिक इफेक्ट्स इनके मिल रहे होते हैं। इट मींस कि अगर क्या हुआ कि आपका थायराइड बहुत ज्यादा काम कर रहा है, वो बहुत ज्यादा T3 और T4 को रिलीज कर रहा है, उसकी वजह से अगर आप लोगों को टॉक्सिक इफेक्ट्स मिल रहे हैं इट मींस कि इसको हम हाइपरथायरॉयडिज्म कहेंगे, ठीक हो गया। लेकिन थायरोटॉक्सिकोसिस क्या है, दैट इज अ जनरल टर्म, उसका कोई ताल्लुक नहीं है कि जनाब इधर से प्रोडक्शन ज्यादा हो रही है या चाहे वैसे ही प्रोडक्शन ज्यादा नहीं हो रही थी, इसके पास पहले जो पड़ा हुआ था वही इसने सारे का सारा रिलीज कर दिया है उसकी वजह से टॉक्सिक इफेक्ट्स आ रहे हैं, तो उसको हम जो है वो सिंपली थायरोटॉक्सिकोसिस जो है वो कह रहे होते हैं। इट मींस आपको क्या पता चल गया, थायरोटॉक्सिकोसिस इज अ जनरल टर्म व्हाइल हाइपरथायरॉयडिज्म इज अ स्पेसिफिक टर्म जो कि किसके लिए यूज होती है कि जब आप लोगों की ओवर प्रोडक्शन हो रही होती है थायराइड ग्लैंड से। अब देखें थायरोटॉक्सिकोसिस के क्या काजेज आ सकते हैं, तो एक तो ये हाइपरथायरॉयडिज्म की वजह से हो सकती है, आपको पता है ना कि हाइपरथायरॉयडिज्म के अंदर आपका T3 और T4 ज्यादा बन रहा है, ठीक है, जिसकी वजह से आप लोगों को टॉक्सिक इफेक्ट्स आएंगे तो इसको हम थायरोटॉक्सिकोसिस कह देंगे, ठीक है। इट मींस के हाइपरथायरॉयडिज्म की वजह से भी थायरोटॉक्सिकोसिस हो सकती है, लेकिन ये और काजेस की भी वजह से हो सकती है। और इसके अंदर क्या काजेस आ सकते हैं कि आपके पहले जो हार्मोन्स बने पड़े थे इसके अंदर आपका क्या हुआ, ये वाला जो थायराइड है वो फॉर एग्जांपल इंजर हो गया या वैसे ही इसने ये वाले जो सारे के सारे हैं वो डायरेक्टली रिलीज कर दिए ब्लड के अंदर जिसकी वजह से T3 और T4 का लेवल जो है वो इंक्रीज हो गया। अब इधर प्रोडक्शन तो ज्यादा नहीं ना हो रही थायराइड के अंदर, लेकिन वैसे ही इसने सारे के सारे जो है वो रिलीज कर दिए हैं, तो इस कंडीशन को हम क्या कह देंगे, इसको हम थायरोटॉक्सिकोसिस कह देते हैं। तो वो क्यों हो सकता है, अगर आप लोगों का ये वाला जो ग्लैंड है वो इंजर हो जाएगा तो ये सब के सब को रिलीज कर देगा। फॉर एग्जांपल कब होता है, थायराइडाइटिस के अंदर, ठीक है, जब आप लोगों की थायराइड की
इन्फ्लेमेशन होती है, ठीक है, और इवेंचुअली ये वाले जो सारे हार्मोन्स हैं वो रिलीज हो जाते हैं जब ये डैमेज हो जाता है। देन होता है एक्टोपिक फंक्शनिंग ऑफ योर थायराइड टिश्यू, क्या आप लोगों का किसी बॉडी के किसी और पार्ट के अंदर जनाब थायराइड टिश्यू बन गया है और वो क्या कर रहा है कि वो बहुत ज्यादा आप लोगों के ये जो थायराइड हार्मोन्स हैं उनको रिलीज कर रहा है। अब आपका थायराइड तो नहीं ना बना रहा, कहीं बॉडी के किसी और एरिया के अंदर, एबनॉर्मल एरिया के अंदर, ठीक है। एक्टोपिक का मतलब क्या होता है, एबनॉर्मल एरिया के अंदर, नॉर्मल जगह पे नहीं ये काम हो रहा, ठीक है। तो बॉडी के किसी और एरिया के अंदर थायराइड टिश्यू बन गया और वो थायराइड हार्मोन को बना रहा है जिसकी वजह से टॉक्सिक इफेक्ट्स आ रहे हैं, तो इसका हम थायरोटॉक्सिकोसिस कह देते हैं। देन दूसरा हमारे पास आ जाता है स्टोमा ओवरी। अब स्टोमा ओवरी क्या है, दैट इज एन ओवेरियन कैंसर। अब ये वाला जो ओवेरियन कैंसर होता है इसके अंदर बेसिकली क्या है कि ये भी थायराइड हार्मोन को रिलीज कर रहा है। कैंसर कहां पे हो रहा है, ओवरी के अंदर, और वो क्या कर रहा है, थायराइड हार्मोन को T3 और T4 को रिलीज कर रहा है। तो आपको टॉक्सिक इफेक्ट्स मिलेंगे। तो आप बताओ इसको आप हाइपरथायरॉइडिज्म कहोगे? नहीं सर जी, इसको हम हाइपरथायरॉइडिज्म नहीं कहेंगे, इसको हम क्या कहेंगे, थायरोटॉक्सिकोसिस कहेंगे। बिकॉज हाइपरथायरॉइडिज्म हम उस वक्त क्या कहते हैं जब मेरा जो थायराइड ग्लैंड है वो बहुत ज्यादा T3 और T4 को बना रहा होता है। देन हमारा होता है पोस्टपार्टम, जब बच्चा पैदा हो जाता है तो उसके बाद आप लोगों की थायराइडाइटिस हो सकती है, मींस के इन्फ्लेमेशन ऑफ द थायराइड ग्लैंड हो सकती है। तो इसकी वजह से भी आप लोगों को बताया कि थायराइड डैमेज होगा और वहां से जो सारे हार्मोन्स हैं वो रिलीज हो जाएंगे। देन हमारे पास होते हैं ट्रोफोब्लास्टिक ट्यूमर्स। अब इनकी डिटेल हमने रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर पढ़ी है, या कल हमने जो जेनिटो यूरिनरी सिस्टम पढ़ के आए हैं उसके अंदर हमने जो पढ़े थे टेस्टिकुलर ट्यूमर्स, उनके अंदर मैंने आप लोगों को पढ़ाया था कोरियोकार्सिनोमा। तो आप लोगों का जो कोरियोकार्सिनोमा होता है जो कि आप लोगों के साइटोट्रोफोब्लास्ट एंड सिंचियोट्रोफोब्लास्ट का कैंसर होता है, ठीक है, वो क्या करता है, वो बेसिकली आप लोगों का बहुत ज्यादा बीटा HCG को रिलीज कर रहा होता है, ठीक है। ये चीज हमने पढ़ी थी कि ये बहुत ज्यादा बीटा HCG को जो है वो रिलीज कर रहा होता है। अब ये वाला जो बीटा HCG है इसका स्ट्रक्चर जो है वो काइंड ऑफ इसी तरह लग रहा होता है जिस तरह आप लोगों के दूसरा इसका स्ट्रक्चर होता है, TSH का स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, जो कि आप लोगों के थायराइड को आके एक्टिवेट करता है और जिसकी वजह से आप लोगों का बहुत ज्यादा T3 और T4 जो है वो बन रहे होते हैं। इट मींस के जो अगर आप लोगों का कोरियोकार्सिनोमा होता है दैट कैन आल्सो लीड टू हाइपरथायरॉइडिज्म, ठीक है, दैट कैन आल्सो लीड टू थायरोटॉक्सिकोसिस, ठीक है। तो इसमें हमारे पास ये काजेस आ जाते हैं। अब आपसे जहां से MCQs आता है कि मोस्ट कॉमन काज ऑफ योर गोइटर क्या है, ठीक है, और या आप लोगों के नहीं, मोस्ट कॉमन काज ऑफ हाइपरथायरॉइडिज्म क्या है, ये आपसे एमसीक्यू आता है। तो आपने कहना है दैट इज ग्रेव्स डिजीज। ये आपका एनआरई का बड़ा इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है कि मोस्ट कॉमन काज ऑफ हाइपरथायरॉइडिज्म दैट इज ग्रेव्स डिजीज। बाकी इसके अंदर और भी आ जाते हैं, इसमें आप लोगों का टॉक्सिक मल्टीनोड्यूलर गाइटर आ जाता है जिसके अंदर आप लोगों का टॉक्सिक नोड्यूल एडिनोमा जो है वो आ जाता है, जिसको हम अभी हम वन बाय वन पढ़ते हैं। बाकी हमारे पास रेयर काजेस भी हैं। तो चलें जी, अब हम वन बाय वन पढ़ते हैं और जिसके अंदर हमारा जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है दैट इज ग्रेव्स डिजीज, ठीक है। तो अब देखिए ग्रेव्स डिजीज के बारे में हमने कल भी थोड़ा सा पढ़ लिया था और इसको हम डिफ्यूज टॉक्सिक गोइटर भी कहते होते हैं एंड दैट इज मोस्ट कॉमन काज ऑफ थायरोटॉक्सिकोसिस। यहां से ही उसने एमसीक्यू जो है वो उठाया हुआ है। अब देखिए हमने क्या कहा था कि आप लोगों की जो ग्रेव्स डिजीज होती है इसके अंदर ये आपका ऑटो इम्यून प्रॉब्लम है जिसमें आप लोगों की जो बॉडी है वो इस तरह की एंटीबॉडीज बना रही होती है जो कि जाके हमारा थायराइड ग्लैंड के रिसेप्टर्स के ऊपर लगती है और हमारा जो थायराइड ग्लैंड है उसको एक्टिवेट कर देती होती है और हमारा जो थायराइड ग्लैंड है वो क्या है कि वो बहुत ज्यादा T3 और T4 को बनाना शुरू कर देता होता है। तो ये वाली जो एंटीबॉडीज होती हैं इनको हम क्या कह देते हैं, इनको हम थायराइड स्टिमुलेटिंग एंटीबॉडीज, इनको हम TSH रैब जो है वो कह रहे होते हैं, ठीक है। तो अब आपसे पूछा जाता है आपके पास एंटीबॉडीज की 5 टाइप्स होती हैं, तो आपसे पूछा जाता है ये कौन सी टाइप की एंटीबॉडी है, तो आपको मस्ट पता होना चाहिए ये IgG है, ठीक है। कौन सी टाइप की एंटीबॉडीज बन रही होती हैं, तो दैट इज आईजीजी। आईजीजी एंटीबॉडीज के बारे में एक और चीज इंपॉर्टेंट आपने याद रख लेनी है कि दीज एंटीबॉडीज कैन क्रॉस प्लेसेंटा। व्हाट इज प्लेसेंटा, आपका जब एक औरत प्रेग्नेंट होती है तो उसके बच्चे के दरमियान और उसके दरमियान में जो कनेक्शन होता है जिसके थ्रू सारी ब्लड की सप्लाई हो रही होती है, आप लोगों की जो है वो वेनस ड्रेनेज हो रही होती है, बच्चे और माँ के दरमियान सारी जो न्यूट्रिएंट्स की सप्लाई हो रही होती है वो थ्रू प्लेसेंटा हो रही होती है। समझे कि माँ के पेट के अंदर बच्चे का जो फीडर होता है दैट इज दैट प्लेसेंटा। तो आपको पता होना चाहिए कि प्लेसेंटा से कौन सी एंटीबॉडी पास कर सकती होती है, तो दैट इज आईजीजी। हेमाटोलॉजी के अंदर बड़े अच्छे से मैंने पढ़ाया हुआ है। खैर फिलहाल जस्ट आप लोगों को यह पता चल गया कि वो एंटीबॉडीज जो कि ग्रेव्स डिजीज के अंदर बन रही होती हैं ये कौन सी एंटीबॉडीज हैं। दीज आर बेसिकली आईजीजी एंटीबॉडीज जो कि जाके टीएसएच रिसेप्टर्स के ऊपर लगती हैं, उनको एक्टिवेट करती हैं और बहुत ज्यादा T3 और T4 की प्रोडक्शन करवा देती होती हैं, जिसकी वजह से आप लोगों का सारा ग्लैंड जो है वो बड़ा हो जाता होता है और वो बहुत ज्यादा जो है वो T3 और T4 का रिलीज कर रहा होता है। तो इसी वजह से हम इसको डिफ्यूज टॉक्सिक गोइटर कह देते हैं। गोइटर क्यों, कि आपका थायराइड जो है वो इनलार्ज हो जाएगा।
टॉक्सिक क्योंकि ये सारे सारा जो है वो बहुत ज्यादा एक्टिवेट हुआ पड़ा है और बहुत ज्यादा जो है वो T3 और T4 को प्रोड्यूस कर रहा है। डिफ्यूज क्यों? क्योंकि आपको नोड्यूल्स नहीं मिल रहे, पूरे का पूरा जो थायराइड है वो एक्टिवेट हुआ पड़ा है और पूरे का पूरा थायराइड जो है वो बड़ा हुआ पड़ा है और पूरे का पूरा जो थायराइड है वो बहुत ज्यादा T3 और T4 को जो है वो प्रोड्यूस कर रहा है। तो इस वजह से हम इसको क्या कह देते हैं, डिफ्यूज टॉक्सिक गोइटर जो है वो कह देते होते हैं। अब इसके अंदर क्या होगा, इवेंचुअली आप लोगों की जारी सी बात है थायरोटॉक्सिकोसिस वाले जो सिम्टम्स हैं वो उस बंदे के अंदर आना स्टार्ट हो जाएंगे। ये अभी मैं आप लोगों को पढ़ाता हूं कि कौन से थायरोटॉक्सिकोसिस वाले जो सिम्टम्स हैं वो उस बंदे के अंदर आ रहे होते हैं। बल्कि हम पढ़ ही लेते हैं कि कौन से जो क्लिनिकल फीचर्स हैं वो उस बंदे के अंदर आ रहे होंगे जिस बंदे के ब्लड के अंदर जो T3 का लेवल ज्यादा हुआ पड़ा है और जिसके अंदर जो T4 का लेवल है वो ज्यादा हुआ पड़ा है। ठीक है, तो आपके अंदर जब ये वाला जो T3 और T4 का लेवल जो है वो इंक्रीज हो जाता होता है तो आपकी बॉडी के अंदर कुछ चेंजेस आ रही हैं। इसमें सिंपल आपने ये याद रख लेना है कि मैं जो एक्टिवली अपनी दिन के काम कर रहा होता हूँ वो किसकी मेहरबानियां हैं, वो आप लोगों के ये T3 और T4 की जो है वो मेहरबानियां हैं, थायराइड हार्मोन्स की मेहरबानियां हैं। इट मींस कि अगर ये T3 और T4 बहुत ज्यादा इंक्रीज हो गए तो मैं जो है वो बहुत ज्यादा एक्टिव हो जाऊंगा, ऐसा ही है कि नहीं है? ठीक है, इट मींस कि मेरा जो बॉडी है वो बहुत ज्यादा काम करना शुरू कर देगी। तो आपको पता है जब आप लोगों की कोई भी बंदे की बॉडी जो है वो बहुत ज्यादा काम करती है तो आपको पता है जब भी वर्क होता है तो क्या होती है, हीट प्रोड्यूस होती है, ऐसा ही है कि नहीं है? इट मींस कि वो बंदा जिसके अंदर हाइपरथायरॉयडिज्म है उसके अंदर क्या होगा, हीट इंटॉलरेंस होगी, उसको जनाब गर्मी बहुत ज्यादा लगेगी। आपने सिंपल अगर एक वर्ड याद रख लेते हो ना कि वो बंदा जो है वो बहुत ज्यादा एक्टिव हो जाएगा, उसकी बॉडी जो है वो बहुत ज्यादा एक्टिव हो जाएगी। ठीक है, तो उसका हार्ट भी बहुत ज्यादा एक्टिव हो जाएगा जिसकी वजह से आप लोगों को पाल्पिटेशन मिल रही होगी, मींस के उसका जो हार्ट है वो बड़ा जोर जोर से जो है वो बीट कर रहा होगा। ठीक है, तो इसको हम अगर फॉर एग्जांपल मैं पेशेंट का बताऊं कि पेशेंट आपको कैसे आके कहेगा कि वो कहेगा कि डॉक्टर साहब मुझे जो है वो धड़कन सी फील होती है, मैं अपनी धड़कन को सुन पाता हूं कि इतना दूसरा जो है वो तेजी से मेरा जो हार्ट है वो बीट कर रहा होता है, इतनी आवाज आ रही होती है। ठीक है, तो आप लोगों को पाल्पिटेशन मिल सकती है, आप लोगों को हीट इंटॉलरेंस मिल सकती है। दूसरी बात यह कि आपका जो बॉडी है वो बहुत ज्यादा काम कर रही है, जब वो बहुत ज्यादा काम कर रही है तो वो एनर्जी को यूज कर रही है, जब वो बहुत ज्यादा एनर्जी को यूज कर रही है तो अब आपके पास एनर्जी रिजर्व नहीं पड़े, अब आपके पास जो है वो एनर्जी स्टोर्स नहीं है, मींस के फैट स्टोर्स जो है वो नहीं है। तो जब आपके पास फैट स्टोर्स नहीं होंगे तो जाहिर सी बात है बंदे का क्या हो जाएगा, वेट लॉस हो जाता होता है। तो उस बंदे के अंदर जनाब आप लोगों को वेट लॉस मिल रहा होता है, भूख उसकी बिल्कुल अच्छी होगी लेकिन क्या है कि उसका वजन आहिस्ता आहिस्ता जो है वो कम हो रहा होगा। बाकी भूख उसका जाहिर सी बात है, उसकी बॉडी बहुत ज्यादा काम कर रही है तो उसको भूख जो है वो काफी ज्यादा लगेगी, उसको नींद नहीं आएगी, मैंने बताया बहुत ज्यादा एक्टिवेट हुआ पड़ा है, वो बंदा बहुत ज्यादा बेचैन रहेगा, उसकी जीआईटी बहुत ज्यादा एक्टिवेट हो जाएगी ना। ठीक है, तो आप उसकी जो जीआईटी है वो भी बहुत तेजी से मूव करेगी तो उस बंदे को डायरिया हो जाएगा। बाकी अगर फीमेल है तो उसके अंदर मेंस्ट्रुअल प्रॉब्लम जो है वो आप लोगों को मिल रही होती है। बाकी एक और वेरी इंपॉर्टेंट चीज जो कि आप लोगों ने इधर ऐड कर लेनी है कि उस बंदे के अंदर आप लोगों को एंजाइटी जो है वो भी मिल रही होती है। दिस चीज ये वाली जो चीज है मैं स्टेप 2 सीके से कोड कर रहा हूं। तो इसी वजह से जब आपके पास जब आप लोग साइकोलॉजिस्ट के पास जाते हो तो वो चेक करना चाहता है आपके पास, अगर फॉर एग्जांपल एक जो साइकोलॉजिस्ट है उसके पास अगर एक पेशेंट आता है उसको शक हो रहा होता है कि इस पेशेंट को कोई एंजाइटी है, ठीक है, तो वो सबसे पहले आप लोगों का जो टेस्ट करवाता होता है वो आपका टीएसएच का टेस्ट करवाता है, वो आप लोगों के टीएफटी थायराइड फंक्शन टेस्ट करवाता होता है, बिकॉज वो आपको चेक करना चाह रहा होता है कि कहीं आप लोगों को जनाब हाइपरथायरॉयडिज्म तो नहीं है, हाइपो या हाइपरथायरॉयडिज्म तो नहीं है। बिकॉज आपको पता है कि हाइपरथायरॉयडिज्म का वन ऑफ द फीचर क्या होता है, दैट इज एंजाइटी। तो ये चीज आपने इधर ऐड कर लेनी है। ठीक हो गया जी, तो ये चीजें उस बंदे के अंदर ये वाले जो सिम्टम्स है वो आ रहे हैं, सिंपली उसकी जो बॉडी है वो बहुत ज्यादा एक्टिवेट हुई पड़ी है। अब बात आ जाती है कि उसके अंदर आप लोगों को साइंस कौन से मिल रहे होंगे, तो साइंस के अंदर आपको टैकीकार्डिया मिल सकता है, मींस के उसका जो हार्ट है वो बहुत ज्यादा तेजी से बीट कर रहा होगा, वो मैंने आप लोगों को बता दिया। टैकीकार्डिया क्या होता है, नॉर्मली आप लोगों को पता है कि नॉर्मल जो बीट होती है वो 60 टू 100 होती है। ठीक है, नॉर्मल आप लोगों की जो हार्ट बीट होती है 1 मिनट के अंदर, तो इस बंदे के अंदर मोर देन 100 बीट्स आप लोगों को जो है वो मिल रही होंगी। उसके बाद उसकी जो स्किन होगी वो काफी ज्यादा हॉट होगी, वो काफी ज्यादा जो है वो मॉइस्ट होगी। उसके बाद एक्सोथैलेमस, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चीज है। अब अगर आपसे कोई पूछा जाए कि आपके जो स्पेसिफिक साइंस हैं जो कि आपको ग्रेव्स डिजीज के अंदर मिल रहे होते हैं तो वो कौन कौन से हैं, तो इसमें आप लोग लिखें, एक आपका एक्सोथैलेमस होता है, दूसरा आप लोगों का थायराइड ब्रूइड होता है और तीसरा आप लोगों का प्रीटिबियल मिक्सडीमा होता है। ये तीन आर द मोस्ट स्पेसिफिक फॉर ग्रेव्स डिजीज। और चौथा इसके अंदर आप लोग लिख लें एक्रोपैकी। अब ये चीज एक्रोपैकी, ये चीज भी मैं स्टेप 2 सीके से कोड कर रहा हूं। व्हाट डज इट मीन बाय एक्रोपैकी? एक्रोपैकी ये होती है कि उस बंदे की जब आप लोग देखोगे ना फिंगर्स और टोज, ठीक है, हाथों की उंगलियां और पांव की उंगलियां, तो वो जो है वो काफी ज्यादा स्वेल की हुई होंगी। और अगर उस बंदे के नेल्स देखोगे तो नेल्स की जो है वो क्लबिंग हुई पड़ी होती है। ठीक है, तो अगर आप लोगों को ये वाली जो कंडीशन है जिसको हम एक्रोपैकी कह रहे हैं, एक्रोपैकी के अंदर क्या हो रहा है, उसकी स्वेलिंग फिंगर्स और टोज की जो है वो हो रही होती है। ठीक है, तो ये वाली चार चीजें अगर आप लोगों को एमसीक्यूज के अंदर मिल रही हैं, ठीक
ठीक है। मोस्टली आप लोगों को एक्रोपैकी तो नहीं आ रहा होता है एमसीक्यूज के अंदर, मोस्टली आपको एक्सोप्थेलमस, थायराइड, ब्रूट और प्रीटिबियल मिक्स्ड आ रहा है। ये सारी चीजें मिल रही हैं, तो आपने आंखें बंद करके अपना जो डायग्नोसिस है वो ग्रेव्स डिजीज बना देना होता है। अब हम बात करना चाहेंगे कि व्हाट इज एक्सोप्थेलमस। अब देखिए एक्सोप्थेलमस क्या है कि इसके अंदर उस बंदे की जो आंखें हैं वो बाहर की तरफ निकली हुई होंगी, ठीक है। एक्सोप्थेलमस क्या है कि उस बंदे की जो आंखें हैं वो क्या है, बाहर की तरफ निकली हुई हैं, मींस के आगे की तरफ जो है वो बल्ज कर रही होगी, फॉरवर्ड जो है वो बल्ज कर रही होती है। मींस कि अगर आपने कोई एक बंदा देखा है तो मतलब फॉर एग्जांपल मैंने तो इस तरह का पेशेंट देखा हुआ है कि जब आप लोग उस बंदे को देखते हो तो आपको ऐसा लगता है कि वो बंदा जो है वो आपको दूर है, या उसकी आंखें जो है वो ज्यादा बाहर की तरफ जो है वो बल्ज की हुई हैं। तो ये वाली जो कंडीशन होती है इसको हम एक्सोप्थेलमस कहते हैं। अब बेसिकली होता क्या है, इसकी पैथोजेनेसिस मैंने बड़े अच्छे तरीके से जो है ना वो आप लोगों को स्टेप 1 के अंदर समझाई हुई है, लेकिन फिलहाल मैं जस्ट आप लोगों को ये बताना चाहूंगा कि इसके अंदर बेसिकली आप लोगों की जो लिम्फोसाइट्स हैं वो एक्टिवेट हो जाते हैं। वो जो लिम्फोसाइट्स हैं, फॉर एग्जांपल आप लोग इमेजिन करें कि ये आप लोगों की आंख है और ये आप लोगों की आंख के पीछे वाला एरिया जिसको मैं रेट्रो ऑर्बिटल स्पेस कह रहा हूं। तो अब इन केस ऑफ ग्रेव्स डिजीज आपके जो टी लिम्फोसाइट्स हैं वो पहुंच जाते हैं इधर, मींस कि आप लोगों का ये वाला जो रेट्रो ऑर्बिटल एरिया है वहां पे पहुंच जाते हैं। जब ये आप लोगों का रेट्रो ऑर्बिटल एरिया के अंदर पहुंच जाते हैं तो ये उधर जाके दूसरा डिवाइड करना स्टार्ट कर देते हैं, और देन ये क्या करते हैं, साइटोकाइन्स को, मैसेंजर मॉलिक्यूल्स को रिलीज करते होते हैं। अब जब आप लोगों के वो वाले जो साइटोकाइन्स हैं वो रिलीज होते हैं तो वो इधर एक्टिवेट कर देते होते हैं फाइब्रोब्लास्ट को। इधर स्पेसिफिक टाइप ऑफ सेल्स पड़े होते हैं जिनको हम क्या कह रहे होते हैं, फाइब्रोब्लास्ट कह रहे होते हैं। तो इन्होंने क्या किया, इन टी लिम्फोसाइट्स ने फाइब्रोब्लास्ट को एक्टिवेट कर दिया। तो जब आप लोगों की ये वाले जो फाइब्रोब्लास्ट है ये क्या करते होते हैं, ये बेसिकली ग्लाइकोज अमाइनो ग्लाइकेन्स को रिलीज करते होते हैं, ठीक है। तो इन्होंने क्या किया, गैग्स को रिलीज कर दिया। तो अब ये वाले जो गैग्स हैं ये अपनी तरफ वाटर को अट्रैक्ट करते हैं, तो इनकी तरफ वाटर आएगा, इधर वाटर आएगा। तो आपको पता है अगर पीछे जो है वो आप लोगों का इस तरह करके वाटर वगैरह और आप लोगों के गैग्स अकोमोडेट हो जाएंगे तो आईज जो है वो आगे पुश फॉरवर्ड हो जाती होती है। तो आप लोगों को ये वाला जो एक्सोप्थेलमस है वो मिल रहा होता है। ये मैंने इधर पढ़ाना नहीं था, लेकिन इधर ट्रीटमेंट से एमसीक्यूज है और इसी कंसेप्ट के रिलेटेड है, तो इस वजह से मैंने इधर पढ़ा दिया। अब आपसे एग्जाम के अंदर एमसीक्यूज आता है कि उस बंदे का जो एक्सोप्थेलमस है वो आप लोग कैसे ट्रीट करोगे। कि आपका एनआरई का मैं आप लोगों को एमसीक्यूज बता रहा हूं, ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए कि इसका जो एक्सोप्थेलमस है जो कि ग्रेव्स डिजीज के अंदर हो रहा है, जो कि एक हाइपरथायरॉइडिज्म है, तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, उसके लिए जनाब मैं ऐसी ड्रग्स दे दूंगा जो कि टी लिम्फोसाइट्स को इनहिबिट कर देती होती हैं। तैमूर मैं इसको चलो रिपीट कर देता हूं। वैसे अगर आप मेरा स्टेप 1 वाला लेक्चर लोगे तो उधर से आपकी मजीद चीजें क्लियर हो जाएंगी। मैंने आपको क्या बताया, सिंपल अभी आप ये याद रख लो, इसके अंदर सिंपल एक चीज याद रख लो जो कि आपको एमसीक्यू के लिहाज से इंपॉर्टेंट है, वो ये कि आपके जो टी लिम्फोसाइट्स हैं उनकी वजह से एक्सोप्थेलमस हो रहा है इन ग्रेव्स डिजीज, ठीक है। तो अब आपसे एमसीक्यूज आता है कि इस एक्सोप्थेलमस को आप लोग ठीक कैसे करोगे, ठीक है, ग्रेव्स डिजीज के अंदर। तो आपने कहना है इसको मैं ट्रीट करने के लिए ऐसी ड्रग्स दूंगा जो कि ये जो टी लिम्फोसाइट्स होते हैं उनको इनहिबिट कर देती होती हैं। तो वो कौन सी ड्रग्स होती हैं, डोज आर स्टीरॉइड्स। तो ये आपका बड़ा इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज आ गया कि क्या आप लोगों का जो ग्रेव्स डिजीज के अंदर एक्सोप्थेलमस हो रहा है उसको आपने कैसे ट्रीट करना है। तो स्टीरॉइड्स देने हैं जो कि क्या करेंगे, टी लिम्फोसाइट्स को इनहिबिट कर देंगे। जब ये इनहिबिट हो जाएंगे तो आगे वाला ये वाला सारा चक्कर नहीं होगा और बंदे का जो एक्सोप्थेलमस है वो ठीक हो जाता होता है, वो बेहतर हो जाता होता है। तो एक्सोप्थेलमस क्या था, आप लोगों की जो आईज है वो थोड़ा सा आगे की तरफ जो है वो फॉरवर्ड मूव कर जाती होती थी, वो थोड़ा सा बाहर निकल जाती होती थी। तो इसको हम क्या कह रहे थे, इसको हम एक्सोप्थेलमस जो है वो कह रहे होते थे। ये आपको मस्त पता होना चाहिए। एंड दिस इज स्पेसिफिक फॉर योर ग्रेव्स डिजीज। अब इसके लिए एक और टर्म यूज होती है प्रोप्टोसिस। अब दें प्रोप्टोसिस भी क्या है कि आप लोगों की जो आईज है वो आगे की तरफ फॉरवर्ड हो गई है। ये भी आप लोगों ने इधर लिख लेनी है कि आपकी जो आईज है वो अगर थोड़ा सा आपका जो आई बोल है वो आगे की तरफ थोड़ा सा फॉरवर्ड मूव कर जाए तो इसको हम प्रोप्टोसिस कह रहे हैं। अब एक्सोप्थेलमस के अंदर भी तो आपका जो क्या कहते हैं आई बोल है वो फॉरवर्ड मूव कर रहा है, ठीक है। तो किसी भी वजह से अगर आपका आई बॉल फॉरवर्डली मूव कर जाए तो इसको हम प्रोप्टोसिस कह रहे होते हैं। लेकिन स्पेसिफिकली ग्रेव्स डिजीज के अंदर आपका ये वाला जो आई बॉल आगे की तरफ मूव कर रहा होता है तो इसको हम जो है वो एक्सोप्थेलमस कह रहे होते हैं। इट मींस एक्सोप्थेलमस इज स्पेसिफिक फॉर ग्रेव्स डिजीज। आई वाना क्या कहते हैं ना कि ये वाला जो कांसेप्ट आप लोगों के दिमाग के अंदर घुसाना चाह रहा हूं कि एक्सोप्थेलमस जो है दैट इज स्पेसिफिक फॉर ग्रेव्स डिजीज। चलिए ये आपका कांसेप्ट ओके हो गया। अब आगे आ जाते हैं कि ये हमारे साइंस है, ये साइंस हैं जिनके थ्रू आप लोग जो है वो डायग्नोज कर रहे होते हो कि अदर इस बंदे को जनाब एक्सोप्थेलमस है या नहीं है, ठीक है। अब ये वाली जो चीज है ये आपकी एमसीक्यूज लिहाज से इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन आप लोगों की जो क्लिनिकल लाइफ है उसके लिहाज से इंपॉर्टेंट है। अब इसमें हमारे पास पहला जो साइन आ जाता है इसको हम नेफ-ज़िगल्स साइन कहते होते हैं। इसमें आप लोगों ने क्या करना है, आपने उस पेशेंट के पीछे खड़े हो जाना है। पीछे खड़े होने के बाद आपने उसका जो हेड है उसको थोड़ा सा पीछे की तरफ टिल्ट करना है, ठीक है। तो जब आपने हेड उसका आप लोग पीछे की तरफ टिल्ट करोगे तो अब आपने उसकी जो आंखों का जो सुप्रा ऑर्बिटल एरिया, सुप्रा ऑर्बिटल रीजन जो
होता है उसको देखना है, ठीक है। तो ये जब आप लोग अपने किसी दोस्त के ऊपर ना ये वाला टेस्ट करके देखना, आपने उसके पीछे खड़ा होना है, आपने उसका जो हेड है वो पीछे की तरफ टिल्ट करना है, अब आपने उसकी आंखों का सुप्रा ऑर्बिटल एरिया देखना है। तो नॉर्मल बंदे के अंदर आप लोग उसका ये वाला जो सुप्रा ऑर्बिटल, आप लोग उसकी जो आई बॉल है उसको नहीं देख सकोगे, पीछे से उसकी जो आई बॉल है उसको आप लोग नहीं देख सकोगे। लेकिन ये वाला बंदा जिसकी आंखें बाहर निकली हुई हैं, जिसके अंदर एक्सोप्थेल्मस है, तो उसकी आप लोग जो आई बॉल है उसको देख सकते होते हो, ठीक है। तो ये वाला जो साइन होता है इसको हम नेफ जिगर्स साइन कहते होते हैं। तो ये आप लोगों को एक्सोप्थेल्मस के अंदर मिल रहा था, ये आपने अपने किसी दोस्त पे टेस्ट करना है, ठीक है। तो यहां से आप लोगों को अच्छे से हो जाएगा। देन हमारे पास होता है जोफ्रोइज साइन। अब जोफ्रोइज साइन भी ये भी आपका एक्सोप्थेल्मस को ही चेक करने के लिए यूज होता है। इसमें आपने वो वाला जो पेशेंट है उसको कहना है कि आपने ऊपर छत की तरफ देखना है, ठीक है। तो और उसका दूसरा सर जो है वो पकड़ लेना है, सर को ऊपर नीचे नहीं हिलाने देना, आपने सर उसका पकड़ लेना है और उसको कहना है कि आपने छत की तरफ देखना है। तो जब वो छत की तरफ जो है वो देखेगा तो उसका जब आप माथा देखोगे तो माथे के ऊपर नॉर्मल पेशेंट के अंदर जो है वो रिंकलिंग हो रही होती है, ठीक है। नॉर्मल पेशेंट के अंदर क्या होगी, रिंकलिंग होगी। लेकिन ये वाला पेशेंट जिसको एक्सोप्थेल्मस है, जिसकी आंखें पहले ही बहुत ज्यादा बाहर निकली हुई है, ठीक है, तो जब ये छत की तरफ देखेगा तो इसको कोई एक्स्ट्रा एफर्ट नहीं करनी पड़ेगी, इसकी सर के ऊपर रिंकलिंग नहीं होगी, माथे के ऊपर रिंकलिंग नहीं होगी, तो ये इजीली ऊपर देख लेगा। तो अगर आप लोगों को कोई रिंकलिंग वगैरह जो है वो ना मिल रही हो तो इट मींस के उसका आपका जो जोफ्रोइज साइन है वो क्या है, वो पॉजिटिव है। इट मींस के उस पेशेंट को क्या है, एक्सोप्थेल्मस है। देन हमारे पास लास्ट वन साइन आ जाता है मोइबियस साइन। अब मोइबियस साइन क्या होता है कि वो वाला जो पेशेंट है उसके सामने आपने खड़े हो जाना है, तकरीबन एक बाजू के फासले के ऊपर आपने उसके सामने जो है वो खड़े हो जाना है, और देन आपने अपनी जो फिंगर है वो उसके सामने करनी है, ठीक है। और आपने कहना है कि और देन आपने अपनी जो फिंगर है उसको ऊपर करना है, नीचे करना है, ठीक है, ऊपर करना है, नीचे करना है, और देन इवेंचुअली आपने अपनी जो फिंगर है वो उसके नोज के ऊपर लगानी है, ठीक है। तो आप लोग इमेजिन करें कि ये उसका नोज है, ये उसकी आंखें हैं, ठीक है, और आपने फिंगर कहां पे लगा दी, आपने फिंगर जो है उसकी नोज की टिप के ऊपर लगा दी। इट मींस कि अब उसको क्या करना पड़ेगा, अपनी आंखों को कन्वर्ज करना पड़ेगा। तो ये वाला जो पेशेंट जिसके अंदर क्या हुआ पड़ा है, ग्रेव्स डिजीज हुई पड़ी है, जिसके अंदर एक्सोप्थेल्मस हुआ पड़ा है, ये आंखों को इस तरह करके कन्वर्ज नहीं कर पाता होता, ठीक है। तो अगर ये नहीं कर पा रहा, इट मींस आपने क्या समझ आना है कि आप लोगों का ये वाला जो मोबियस साइन है वो क्या है, वो पॉजिटिव है। वो वाला जो पेशेंट है वो अपनी आंखों को कन्वर्ज नहीं कर पाएगा, इट मींस कि उसको क्या है जनाब, एक्सोप्थेल्मस है, ठीक है। तो ये हमारे पास तीन साइंस होते हैं जो कि जब आप लोग क्लिनिकली काम कर रहे होगे तो जिनको आप लोग चेक कर रहे होते हो और आप लोग डायग्नोज कर रहे होते हो कि इधर इस बंदे को एक्सोप्थेल्मस है या नहीं है। दिस इज रियली रियली इंपॉर्टेंट फॉर ग्रेव्स डिजीज, ये आपका पता चल गया। देन आते हैं हम मजीद अगले की तरफ। अगला क्या होता है, दैट इज थायराइड ब्रूट। थायराइड ब्रूट का क्या मतलब होता है कि आपने उस बंदे का जो थायराइड ग्लैंड है वहां पे अपनी जो स्टेथोस्कोप है वो रखनी है। स्टेथोस्कोप आप लोग रखोगे तो आप लोगों को कॉन्स्टेंटली एक आवाज सुनाई दे रही होगी, ठीक है। तो उसको हम क्या कहते हैं, थायराइड ब्रूट। अब बेसिकली वो वाली आवाज आप लोगों को क्यों सुनाई दे रही होती है, जब आप लोगों की ग्रेव्स डिजीज होती है तो क्या होगा कि आपका ये वाला जो सारा का सारा थायराइड ग्लैंड है ये बहुत ज्यादा काम कर रहा होगा। जब ये बहुत ज्यादा काम कर रहा होगा तो इसकी तरफ जो ब्लड सप्लाई है वो भी बहुत ज्यादा होगी, ब्लड वेसल्स भी बहुत ज्यादा होगी, ठीक है। तो जब इधर बहुत ज्यादा ब्लड आ रहा होगा, तेजी से आ रहा होगा, तो इधर आवाज प्रोड्यूस हो रही होगी, तो जो कि आप लोग रख के सुन सकोगे, तो उसको हम जो है वो सिंपली थायराइड ब्रूट कह रहे होते हैं। देन तीसरा, अब ये दो स्पेसिफिक साइन हो गए। तीसरा हमारे पास होता है प्री टिबियल मिक्सिडीमा। मींस कि आप लोगों की जो टिबियल बोन होती है, आप लोगों के जो पांव वाली बोन है उसका जो आगे वाला एरिया है वहां पे क्या हो जाती होती है, थिकनिंग हो जाती होती है। तो इसको हम उधर की जो स्किन है वो क्या हो जाएगी, थिकन हो जाएगी। तो इसको हम क्या कह रहे होते हैं, प्री टिबियल मिक्सिडीमा कह रहे हैं। प्री टिबियल मिक्सिडीमा क्या है कि आपकी जो स्किन जो कि टिबिया के सामने है वो क्या हो चुकी है, वो जनाब थिक हो चुकी है। और उसके बाद आप लोगों के जो पांव की डोर्सम वाली साइड होती है, ठीक है, आपको बताना कि आपके जो पांव की जो नीचे साइड लग रही होती है उसको हम पाम कहते होते हैं, आपके पांव की जो ऊपर वाली साइड होती है उसको हम डोर्सम कहते हैं, ठीक है। तो उसकी जो टिबिया के आगे वाला एरिया है, उसकी जो डोर्सम ऑफ फुट है, वहां पे जो स्किन होती है वो बेसिकली क्या हो जाती है, थिक हो जाती है। तो इसके अंदर भी बेसिकली आप लोगों की वही एंटीबॉडीज इन्वॉल्व है जो कि आगे आप लोगों के जो पांव के अंदर फाइब्रोब्लास्ट होते हैं उनको एक्टिवेट कर देती हैं। फाइब्रोब्लास्ट एक्टिवेट होते हैं तो वो उधर ग्रो करते हैं, जिसकी वजह से उधर की जो स्किन है वो थिक हो जाती होती है। तो इसको हम क्या कह देते हैं, इसको हम प्री टिबियल मिक्सिडीमा कह देते होते हैं। मस्त मस्त आपने याद रख लेना है। इन केस ऑफ ग्रेव्स डिजीज आपने ये चीजें अपना नाम भूल जाए, लेकिन ये चार चीजें आपने नहीं भूलनी, ये खास तौर पे ये तीन चीजें जो है वो आप लोगों ने नहीं भूलनी। देन हमारे पास कुछ मजीद साइंस आ जाते हैं। मजीद साइंस के अंदर एक आता है लिड लैग और दूसरा होता है रिट्रैक्शन। तो चलें जी, अब हम जरा इसको समझना चाहेंगे। व्हाट डज इट मीन बाय लिड लैग? इट मींस के इसके नेम से ही जाहिर होगा, बल्कि पहले हम चलें लिड रिट्रैक्शन को पढ़ लेते हैं। अब देखिए जो लीड रिट्रैक्शन है इसके अंदर क्या होगा कि आप लोगों का जो थोड़ा सा आईलिड है ना वो क्या हो जाता होता है, वो पीछे की तरफ रिट्रैक्ट हो जाता होता है। अगर फॉर एग्जांपल आप लोग ये वाली पिक देखें तो इधर उसने बड़े अच्छे तरीके से समझाया है। नॉर्मली आपकी जो आई है वो कुछ इस तरह की होती है, ठीक है। अब देखिए आपकी आई के अंदर जो ब्लैक होल है, ये वाला जो होल होता है दैट इज प्यूपल, ठीक हो गया। तो अब ये आपका प्यूपल आ गया।
देन आप लोगों का ये वाला जो सर्कल होता है दैट इज आइरस, ठीक है। देन आप लोगों का ये वाला जो व्हाइट पार्ट होता है दैट इज सक्लेरा, ठीक है। ये हमारे पास तीन, दरमियान में क्या है दैट इज प्यूपल, बाहर वाला मैंने आप लोगों को बता दिया आइरस, और ये वाला जो व्हाइट वाला पार्ट है उसको हम क्या कह रहे होते हैं, सक्लेरा कह रहे होते हैं। अब जहां पे आपका कोर्निया जो है वो मीट कर रहा होता है दूसरा सक्लेरा के साथ, ठीक है, ये वाला जो पार्ट है इसको हम क्या कह रहे हैं, दिस इज योर कोर्निया। तो ये देखिए आप लोगों का बेसिकली ये वाला जो ऊपर उभार होता है ना, आंख के ऊपर थोड़ा सा जो उभार सा होता है उसको हम क्या कह रहे हैं, उसको हम कोर्निया कह रहे होते हैं। तो अब ये वाला जो कोर्निया जहां पे सक्लेरा के साथ मीट कर रहा होता है उसको हम क्या कह रहे होते हैं, उसको हम लिम्बस कह रहे हैं। ये आपकी बुक के पे नहीं लिखा लेकिन आप लोगों ने ये लिखने लगा है। व्हाट इज लिम्बस? लिम्बस इज द एरिया वेयर कोर्निया मीट्स द सक्लेरा, ठीक है। इट मींस कि ये आपका फॉर एग्जांपल आप लोग इमेजिन करें कि ये आपका कोर्निया है और इससे ऊपर जो है वो व्हाइट पार्ट स्टार्ट हो रहा है। फॉर एग्जांपल इधर जरा अच्छे से हो जाएगा, ये आपका कोर्निया और ऊपर व्हाइट पार्ट स्टार्ट हो रहा है, तो इनका ये वाला जो जंक्शन है इसको हम क्या कह रहे हैं, इसको हम लिम्बस कह रहे होते हैं, ठीक है। तो ये ऊपर वाला जो है इसको हमने सुपीरियर लिम्बस कह दिया, ये जो नीचे वाला जो है इसको हमने सिंपली जो है वो इंफीरियर लिम्बस कह दिया, जहां पे कोर्निया जो है वो स्क्लेरा के साथ मीट कर रहा होता है। तो नॉर्मली अगर हम बात करें बंदे की आंख की, तो नॉर्मली आंख जो है वो कुछ इस तरह होती है। फॉर एग्जांपल अगर आपका ये इधर तक होगा ना, ऐसे ही है कि नहीं, आपका कोर्निया जो है थोड़ा सा ऊपर तक होगा, तो नॉर्मली हाफ वे आपका जो आईलिड है ना वो यहां तक होता है, मींस के हाफ वे बिटवीन प्यूपल एंड साथ में आप लोगों का सुपीरियर लिम्बस, ठीक है। तो आप लोगों का ये क्या है, ये जनाब क्या है, ये आपका सुपीरियर लिम्बस होगा ना इधर, जारी सी बात है, ठीक है। और ये क्या है, ये आप लोगों का प्यूपल है। तो इनके बिल्कुल मिड के अंदर आपका जो आईलिड है ये होता है, ठीक है, दिस इज नॉर्मल। अब हम दूसरी बात करना चाहेंगे, इन केस ऑफ लिड रिट्रैक्शन आपका जो आईलिड है वो थोड़ा सा ऊपर होगा, ठीक है। तो आप देख सकते हैं कि नॉर्मली ये इधर होता था, लेकिन अब आप देख सकते हैं कि ये आपका जो सुपीरियर लिम्बस है उसके लेवल के ऊपर है, ठीक है। तो इट मींस कि आपका जो अपर लिड है वो क्या हुआ पड़ा होता है, वो रेज्ड हुआ पड़ा होता है, ठीक है। तो इस कंडीशन को हम क्या कहते हैं, इसको हम लिड रिट्रैक्शन कहते हैं, कि मेरा जो अपर आईलिड है वो क्या हुआ पड़ा है, रेज्ड हुआ पड़ा है। अच्छा, अब आप लोग सोच रहे होंगे कि सर वो बंदा जिसको ग्रेव्स डिजीज है उसका अपर आईलिड जो है वो रेज क्यों हुआ पड़ा होता है? बेसिकली वो मसल जिसने अपर आईलिड को ऊपर की तरफ रेज करना होता है, ठीक है, उसको हम क्या कह रहे हैं, उसको हम लिवेटर पाल्पेब्रल सुपीरियरिस मसल जो है वो कह रहे होते हैं, ठीक है। तो ये आप लोगों का लिवेटर पाल्पेब्रा सुपीरियरिस मसल वो क्या कर रहा था, वो आप लोगों का जो अपर आईलिड होता है, ये वाला जो आईलिड होता है इसको ऊपर की तरफ जो है वो खींच रहा होता है। अब देखिए इन केस ऑफ ग्रेव्स डिजीज आपका ये वाला जो मसल है ये बहुत ज्यादा एक्टिवेट हो जाता है। जब ये बहुत ज्यादा एक्टिवेट हो जाता होता है इट मींस कि अब ये आप लोगों के आईलिड को बहुत ज्यादा ऊपर खींचेगा। तो इसको हम क्या कह रहे हैं, इसको हम सिंपली जो है वो लिड रिट्रैक्शन जो है वो कह रहे होते हैं। तो ये सिंपल केस के अंदर आप लोगों को बताना चाहिए कि आपका जो अपर आईलिड है वो थोड़ा सा ऊपर होगा। पीछे वाली कहानी आपको सिंपल नहीं भी समझ लगती, सिंपल आपको क्या बताना चाहिए कि आपका जो दूसरा अपर आईलिड है वो थोड़ा सा ऊपर होता है। तो इसको हम लिड रिट्रैक्शन जो है वो कहते होते हैं। वो क्यों ऊपर है, बिकॉज आपका जो मसल है जिसको हम लिवेटर पाल्पेब्रल सुपीरियरिस कह रहे होते हैं वो बहुत ज्यादा एक्टिवेट हुआ पड़ा होता है इन केस ऑफ ग्रेव्स ऑप्थेल्मोलॉजी, ठीक है। तो इसको हम क्या कह रहे हैं, इसको हम सिंपली जो है वो रिंपल्स साइन कह रहे होते हैं। देन दूसरी हमारे पास जो फाइंडिंग आ जाती है दैट इज लिड लैग। अब लिड लैग के बारे में सिंपल आपने ये चीज याद रखनी है कि आपका जो आईलिड है वो थोड़ा सा लैग कर रहा होगा, ठीक है। मीन्स के अब नॉर्मली क्या होता है कि जब आप लोग नीचे देख रहे होते हो ना तो आपका ये वाला जो आईलिड है वो भी नीचे आ रहा होता है, ऐसे ही है कि नहीं है, ठीक है। लेकिन इस बंदे के अंदर उसका ये वाला जो आईलिड है वो क्या कर रहा होता है, वो लैग कर रहा होता है। मीन्स के जब आप लोग क्या करोगे, वो वाला जो पेशेंट है वो नीचे की तरफ देखना चाहेगा तो उसका जो आईलिड है वो थोड़ा सा ऊपर ही रह जाएगा, वो थोड़ा सा स्लोली मूव कर रहा होगा। तो इस कंडीशन को हम क्या कहते होते हैं, इसको हम लिड लैग कहते होते हैं। ये यहां से एमसीक्यू आया हुआ है, यू मस्ट नो कि क्या हो रहा है, eyelid moves slowly then eyes on looking downward। तो इसको हम क्या कह रहे हैं, इसको हम lid lag कह रहे होते हैं, ठीक हो गया जी। तो that is also one of the finding in Graves ophthalmology। और इसको हम क्या कह रहे होते हैं, इसको हम सिंपली जो है वो von Graves sign जो है वो कह रहे होते हैं। अब इसके अंदर बेसिकली आप लोगों ने करना क्या होता है, वो वाला जो पेशेंट है उसको आपने अपने सामने जो है वो बिठा लेना है और देन आपने कहना है कि मेरी जो फिंगर है इसको फॉलो करो। आपने कभी फिंगर को ऊपर करना है, कभी नीचे करना है, ठीक है। तो जब आप लोग फिंगर को नीचे लेके आ रहे होगे तो उस वक्त वो वाला जो पेशेंट है उसके आईलिड सॉरी उसके जो आई बॉल है वो तो नीचे आ जाएगी, लेकिन उसका जो आईलिड है वो आहिस्ता आहिस्ता करके नीचे आ रहा होगा, ठीक है। इट मींस कि उसका जो आईलिड है वो क्या कर रहा है, वो लैग कर रहा है। तो इसको हम सिंपली जो है वो लिड लैग कह देते होते हैं। सो ऑल दीज आर द फाइंडिंग्स व्हिच यू गेट इन ग्रेव्स डिजीज, ठीक है। तो इनकी पीछे की अंडरस्टैंडिंग ना भी आप लोगों की हो, सिंपल आपका रट्टा होना चाहिए कि ये चार चीजें अगर मुझे मिल रही है एमसीक्यूज के अंदर तो मेरा जो डायग्नोसिस है वो क्या बन जाना चाहिए, वो ग्रेव्स डिजीज जो है वो बन जाना चाहिए। देन आ जाते हैं कि मजीद कौन कौन सी चीजें आप लोगों को
मिल सकती हैं। तो उस बंदे के अंदर जो रिफ्लेक्सेस होती हैं, आप लोगों को बताया आप लोगों की बॉडी के अंदर रिफ्लेक्सेस है, रिफ्लेक्सेस होती हैं। अगर आपने कभी न्यूरोलॉजिस्ट से चेक करवाया तो वो आप लोगों की रिफ्लेक्सेस को चेक करता होता है। तो इसकी जो रिफ्लेक्सेस होंगी वो बहुत ज्यादा ब्रिस्क रिफ्लेक्सेस होती हैं, मींस के वो बहुत ज्यादा तेज रिफ्लेक्सेस होती हैं। जब वो थोड़ा सा भी ये थोड़ा मारेगा तो बड़े जल्दी जो है वो आप लोगों को रिफ्लेक्स मिल रही होगी, ठीक है। तो इस बंदे के आपको पता है हर चीज हाइपर एक्टिवेट हुई पड़ी है, तो आप लोगों को एक्सैगरेटेड रिफ्लेक्सेस मिल रही होती हैं। आप लोगों को जनाब कार्डियक अरिथमिया, वेरी इंपॉर्टेंट, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। कि आप लोगों को, आप देखिए मैंने आप लोगों को बताया कि वो वाला जो बंदा है वो बहुत ज्यादा ओवर एक्टिवेट हुआ पड़ा है। इट मींस कि आप उसका हार्ट भी बहुत ज्यादा एक्टिवेट हुआ ओवर एक्टिवेट हुआ पड़ा है। तो जब आप लोगों का हार्ट जो है वो बहुत ज्यादा ओवर एक्टिवेट हुआ पड़ा होगा तो उसके अंदर जो हार्ट की इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी है वो खराब हो सकती है। तो इसको हम क्या कह रहे होते हैं, इसको हम एरिथमियाज कह रहे होते हैं। तो वो बंदा जिसके अंदर ये हाइपरथायरॉयडिज्म होगा उसके अंदर क्या हो सकता है, कार्डियक एरिथमियाज जो है वो हो सकते होते हैं, ठीक है। जिसकी वजह से इवेंचुअली वो वाला जो बंदा है उसकी डेथ भी हो सकती है अगर आप लोगों की ये वाली जो कार्डियक एरिथमियाज है ये बहुत ज्यादा वर्स हो जाए। खास तौर पे उस बंदे के अंदर एट्रियल फिब्रिलेशन वगैरह, बल्कि मैं आप लोगों को जरा दिखा देता हूं कि उसके अंदर आप लोगों को क्या मिल सकता है। उस बंदे के अंदर साइनस टैकीकार्डिया वगैरह, बल्कि ये चीजें तो इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन मेन ये चीज इंपॉर्टेंट है, उस बंदे के अंदर आप लोगों को एट्रियल फिब्रिलेशन जो है वो मिल सकती है। और एट्रियल फिब्रिलेशन की वजह से इवेंचुअली वो वाला जो बंदा है उसकी डेथ हो सकती होती है। एमसीक्यू के अंदर हार्ट के लिहाज से दो चीजें जो है वो दो टर्म्स यूज हुई हैं। एक ये आप लोगों को एट्रियल फिब्रिलेशन की टर्म यूज हुई है, दूसरा पाल्पिटेशन की जो टर्म है वो यूज हुई है। इसकी ये वाली जो सारी आप लोगों की फिब्रिलेशन वगैरह इसकी डिटेल आप लोग कार्डियोलॉजी के अंदर पढ़ोगे। अब आप लोगों को एमसीक्यू किस तरह आता है, वो आपको कहता है कि एक बंदा है उसको ग्रेव्स डिजीज है और उसको क्या डेवलप कर गया, एट्रियल फिब्रिलेशन डेवलप कर गई। तो अब बताओ आप उसको मैनेज कैसे करोगे। तो आपको मस्ट मस्ट पता होना चाहिए कि इसके लिए जो मेडिसिन मैं दूंगा दैट इज प्रोपेनोलोल। देन दूसरा आपको जो एमसीक्यूज आया हुआ था वो ये कि एक पेशेंट है उसको ग्रेव्स डिजीज है और उसको पाल्पिटेशंस हो रही हैं, बताओ आप लोग उनको कैसे मैनेज करोगे। तो आपने कहना है प्रोपेनोलोल के जरिए, जो कि एक बीटा ब्लॉकर ड्रग्स होती है, ठीक है। ये आपने मस्ट मस्ट याद रख लेना है कि आपका ये जो हार्ट प्रॉब्लम्स हो रही हैं इनको हम कैसे मैनेज कर रहे होते हैं, बाय गिविंग प्रोपेनोलोल जो है वो हम उनको मैनेज कर रहे होते हैं। ठीक हो गया, तो यहां से आपका एमसीक्यूज हो गया। देन दूसरा, उस बंदे के अंदर आप लोगों को फाइन रेस्टिंग ट्रीमर्स मिल सकते हैं, मींस के हल्के हल्के छोटे छोटे जो है वो मसल्स की कॉन्ट्रैक्शंस हो रही होती हैं, इनको मतलब छोटे छोटे झटके आप लोगों को उस बंदे के अंदर मिल सकते हैं, ठीक है। लेकिन ये इतने ज्यादा वर्ष नहीं होते। बाकी उसके अंदर आप लोगों को थायराइड एक्रोपैथी मिल सकती है, जो कि मैंने आप लोगों को बता दिया कि उसकी जो क्या कहते हैं स्वेलिंग हो रही होगी फिंगर्स की, टोज की, और साथ में आप लोगों को क्लबिंग मिल रही होती है नेल्स की, ठीक है। तो ये सारी प्रॉब्लम्स आप लोगों को उसके अंदर मिल सकती हैं। उसके बाद ओनिकोलाइसिस मिल सकता है, मींस के उसके जो फिंगर नेल्स हैं वो फ्रॉम देयर नेल बेड्स जो हैं वो सेपरेट हो सकते हैं। इसको हम क्या कह रहे हैं, ओनिकोलाइसिस जो है वो कह रहे हैं कि नॉर्मली आप लोगों को पता है कि आपके जो नेल्स हैं वो नीचे नेल बेड्स के साथ अटैच होते हैं, तो इसके ये वाले जो नेल्स हैं वो उधर से अटैच दूसरा डीटैच हो रहे होंगे, तो इसको हम सिंपली जो है वो ओनिकोलाइसिस कह देते होते हैं, ठीक है। तो ये वाली जो सारी चीजें हैं ये आप लोगों को उस बंदे के अंदर मिल जाती होती हैं। बाकी एक और चीज उस बंदे के अंदर आप लोगों को मिली होती है, दैट इज मायोपैथी। मायोपैथी क्या है कि आप लोगों के जो प्रोक्सिमल मसल्स हैं उनकी वीकनेस हो जाना, ठीक है। अब व्हाट डज इट मीन बाय प्रोक्सिमल मसल्स, ये थोड़ा सा आप लोग समझ लें। अब देखिए आप ये इमेजिन करें कि आप लोगों का बंदा है, ठीक है, और इसके एक तो इधर मसल्स होंगे, फॉर एग्जांपल थाई के मसल होंगे, एक इधर आप लोगों के शोल्डर के मसल्स होंगे, बाकी हैंड के भी मसल्स होंगे, आपके फुट के भी मसल्स होंगे। तो प्रोक्सिमल मसल्स कौन से, वो मसल जो कि आपकी बॉडी के करीब है। इट मींस कि ये वाला जो बंदा होगा इसको जो मसल वीकनेस हो रही होगी वो ये वाले जो शोल्डर के मसल्स हैं, वो ये वाले जो आप लोगों के थाई के मसल्स हैं, यहाँ पे मसल वीकनेस जो है वो फील हो रही होगी, ठीक है। तो आप लोगों को क्या मिल सकती है, प्रोक्सिमल मसल वीकनेस जो है वो इस बंदे के अंदर मिल सकती होती है, ठीक है। तो ऑल दीज थिंग्स आप लोगों को जो है वो हाइपर के अंदर मिल सकती हैं। लेकिन हमारे पास जो स्पेसिफिक फॉर ग्रेव्स डिजीज है वो हमें पता चल गया। वो हमारे पास जनाब चार चीजें थी, जिसमें एक आप लोगों का एक्सोप्थैलेमस था, दूसरा आप लोगों का जनाब थायराइड ब्रूइड था, तीसरा आप लोगों का प्रीटिबियल मिक्सेडिमा था, और चौथा आप लोगों का जनाब दूसरा क्या कहते हैं थायराइड एक्रोपैथी था, ठीक है। तो ये हमारे पास चार चीजें होती हैं। अब हम पढ़ते हैं कि